प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से बिहार बोर्ड की इस प्यारे से परिवार में, जहां पर मैं हूं शुभम सर। आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अगर आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को या इस चैप्टर्स को देखेंगे तो इसकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रोच का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत इज माई होम। ये भारत इज माई होम, भारत ही मेरा घर है या भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई ये एक अद्भुत एक रचना है, या फिर कह सकते हो ये इनकी भाषण है। क्योंकि जब इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट शपथ लिया था तो उस समय जो इन्होंने भाषण दिया था तो उसी का ये एक छोटा सा पार्ट आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो चले क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे नए हैं आप सभी, अगर सेशन प्यारा लगे, अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साल भर हम पढ़ने वाले हैं। और हाँ, दोस्तों तो शेयर करना क्योंकि जरूरी है आपके लिए, और बनता है एक शेयर दोस्तों के नाम पे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और 1967 में ये शपथ लेते हैं, लेकिन शायद ईश्वर या खुदा को मंजूर नहीं था। और लगभग उसके 2 साल बाद यानी कि 1969 में इनकी हो जाती है डेथ, मतलब कि इनका निधन हो जाता है। तो जब इन्होंने शपथ लिया था तो उस शपथ के समय एक कहते नहीं, जब कोई भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो देश का शपथ लेता है तो ऐसे में वो कम से कम कुछ नहीं तो 10-20 पेज का तो होता ही है। वो लिखी जाती हैं चीजें, वो रिकॉर्ड होती हैं। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट आपके सामने है। क्योंकि आजाद भारत भारत को आजाद हुए बहुत दिन नहीं हुए थे। मतलब 1947 में देश आजाद हुआ। 1947, 57, 67, 67 में 20 साल बाद सर हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। हालांकि इससे पहले राजेंद्र प्रसाद जी थे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का नंबर आता है। तो आइए इसी तारतम्य में देखते हैं क्या क्या चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यह है भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बहुत ही फेमस स्पीच है, जिसे अमूमन बहुत सारे भारतीय जानते भी इस चीज के बारे में कि हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक स्पीच दिया था। प्यारे बच्चों, एक प्यारी सी माइंड मैप है, एक छोटा सा आपके लिए माइंड मैप की समरी में लेकर आया हूं। अब देखना, थोड़ा सा आप चीजों को रिलेट करेंगे यहां पे। पहले तो बैकग्राउंड एंड आइडेंटिटी का मतलब है कि इनका बैकग्राउंड और इनकी पहचान। ठीक, तो हैदराबाद में पैदा होते हैं, बॉर्न इन हैदराबाद, एंड स्टूड आउट एज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। कहते हैं एक तो ये फ्रीडम फाइटर थे, देश की आजादी के लिए कूदे, देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। दूसरी बात, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है और एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। शिक्षाविद का मतलब होता है कि शिक्षा में इनकी रुचि बहुत ज्यादा थी। सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार बिफोर हिज प्रेसिडेंसी। मतलब क्या, प्रेसिडेंसी में आने के पहले मतलब क्या है कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर थे। ये क्या थे बच्चा? ये बिहार के गवर्नर थे। मतलब अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो मुर्मू जी क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। मुर्मू जी हमारे क्या है? मुर्मू जी इस समय भारत की क्या है बच्चे? भारत की है प्रेसिडेंट है। और भारत की प्रेसिडेंट होने के नाते प्यारे बच्चों, पहले क्या थी? ये गवर्नर थी। पहले क्या थी? ये राज्यपाल थी। क्या थी बच्चे? ये पहले क्या थी? ये गवर्नर थी। आज ये प्रेसिडेंट है। ऐसे ही ये पहले बिहार, हाँ ये अपना बिहार भाई, जहां से हम लोग हैं, उसी बिहार की गवर्नर थी। प्यारे बच्चों, आज आपको वन शॉट में ऐसा पढ़ाने वाला हूं, इट विल टेक टाइम। लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे हो सकता है लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको ऊपर ऊपर पढ़ा के चला जाऊं। एक एक लाइन बताऊंगा, धोखा नहीं। अगर वन शॉट बोला है तो वो वन शॉट रहेगा। भले 2 पैराग्राफ कम पढ़ा के जाऊं, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ा के जाऊंगा। कोई मजाक नहीं होगा कि इसकी मैं समरी उठा के लाऊं, चैप्टर की समरी बता के चला जाऊं, फिर आपको अलग से फिर बुक पढ़नी पड़े। तो फिर इस वन शॉट क्या, इस वीडियो को देखने का मतलब क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं आगे की इसमें चीजों को। सेकंड टॉपिक है प्रेसिडेंसी 1867, बट ये गलत है, ये है 1967। ठीक है, बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे।
कहते हैं 1967 में ये क्या होते हैं बच्चा, 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं? अगर हम भारत के पूरे समूचे राष्ट्रपति को लें तो ये 3rd नंबर के थे। किस नंबर के थे? ये 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे। 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे। लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम ले तो ये क्या थे बच्चा? ये थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब बहुत लाइन टू लाइन चीजों को पढ़ाने वाला हूं ताकि ज्यादा मैं गहराई में जाऊंगा तो हो सकता है चीजें आपको समझ में ना आए, दिक्कत हो सकती है आपको। ज्यादा मैं गहराई में जाऊंगा क्योंकि रिसर्च करना है तो पूरी जिंदगी पढ़ी रिसर्च करने के लिए, बट अब हमको उतना पढ़ना है कि हमारे एग्जाम की चीजें टकरा जाएं और हमारे एग्जाम में चीजें आ जाए। ठीक है, कहते हैं कि 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1967 में बनते हैं बेटा ये 1967 में। कंफेस्ड टू बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द हाई ऑफिस एंड ट्रस्ट गिवन बाय द पीपल। मतलब क्या? ध्यान से देखना, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को, तो आराम से पढ़ेंगे। कंफेस्ड टू बीइंग overwhelmed by the high office the trust given by the people। मतलब यहां पे ये एक सार समझिएगा कि इस चैप्टर में इन्होंने स्वीकारा इस चीज को कि एक तो ये मुस्लिम थे। बात बहुत गहराई से समझना प्यारे बच्चों, बहुत गहराई से समझना मैं जो समझाना चाहता हूं। एक तो बेटा क्या थे ये, एक तो ये मुस्लिम थे, ठीक है, बहुत अच्छे समझना। एक तो मुस्लिम थे, अब जब मुस्लिम है तो आपको पता होगा कि बहुत सीधी बात करता हूं मैं, तो एक जो हिंदू कम्युनिटी होगी थोड़ा सा वो कम विश्वास जताएगी क्योंकि मुस्लिम है। लेकिन यहां पे देश की जो देश का गणित था, जो देश की पूरी मैथमेटिक्स थी, वो टोटली गलत थी, अलग था। उस समय जो सबसे ज्यादा सपोर्ट कोई अगर करता है इन्हें तो कौन करता है? वो हिंदू बाहुल्य था, मुस्लिमों ने भी किया। तो वही कहते हैं कि लोगों के द्वारा, बाय द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, लोगों ने, लोगों का मतलब क्या? पीपल ऑफ द इंडिया, मतलब क्या? जो भारत के लोग हैं, भारत के लोगों ने जो ट्रस्ट दिखाया, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, जो जताया, किसके ऊपर विश्वास जताया? भारत के लोगों ने प्यारे बच्चों क्या किया? कहते हैं भारत के लोगों ने जो विश्वास जताया, जो इन पे ट्रस्ट दिखाया, वास्तव में ये बहुत बड़ी बात थी। क्या कहते हैं बच्चा? वास्तव में क्या था बच्चा? ये बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं कि जो लोगों ने ट्रस्ट दिखाया, अपना विश्वास दिखाया, किस लिए दिखाया? मेरे को राष्ट्रपति बनाने में, मेरे को राष्ट्रपति बनाने में। उससे मैं क्या हूं? जब मैं प्रेसिडेंट बना तो उससे मैं क्या हूं? मैं सभी का क्या हूं? मैं सभी का क्या हूं? मैं सभी का कृतज्ञ हूं, मैं सभी का ऋणी हूं। तो कहते आई एम ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या? मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश थे? क्योंकि ये प्रेसिडेंट बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चे? ये बनते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बनते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, क्यों प्रेसिडेंट बनते हैं? क्योंकि लोगों ने इन पे क्या दिखाया? अपना ट्रस्ट। अच्छा, कौन से लोग थे? तो अगर मैं लोगों की बात करूंगा तो ये कम्युनिटी थी जहां पे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, सिख, ईसाई, जितने भारत में समुदाय थे, सबने इन पर अपना ट्रस्ट दिखाया। और ये सारे लोग मिलकर क्या कहलाएंगे? अच्छा, इसमें हम सबको ले सकते हैं, चाहे जैन हो, ठीक है, क्योंकि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, पारसी हो, कोई भी हो, वो सब सारे सारे कौन है? पीपल ऑफ इंडिया है। तो ये इसीलिए खुश थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लोग खुश, ये खुश क्यों थे। इसमें पहली लाइन है ना, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, है ना पहली लाइन, कि लोगों, मैं अभिभूत हूं लोगों को देखकर। आगे देखेंगे क्या कहते हैं। डिलीवर्ड इज ऑथ, ऑथ का मतलब ऑथ स्पीच, कहते हैं इन्होंने जो वचन लिया है राष्ट्रपति बनने के बाद, एक्सेप्टेड एज भारत इज माई होम, वो भारत इज माई होम से लिया गया है। मतलब कि जब इन्होंने भाषण दिया था तो इन्होंने जो पहली लाइन बोली थी, बोलते हैं भारत मेरा घर है। तो उसकी एक किताब है, समझ लो ये एक स्पीच है बच्चा। अगर आपसे कोई पूछे चैप्टर नंबर 2 क्या है तो आप क्या बताओगे? कि सर ये चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? स्पीच है। तो इसी स्पीच से एक छोटा सा टुकड़ा है, PIEC, एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है आपके लिए, जो आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे रामायण होता है तो रामायण में कई सारे कांड होते हैं, बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, लंका कांड, सुंदर कांड। तो सुंदर कांड देखो एक अलग से बुक आती है, हम लोग सुंदर कांड पढ़ते हैं ना घर में। ऐसे ही जो ये चैप्टर है भारत इज माई होम, ये एक स्पीच है, पूरा पूरी एक बुक है, वहां से एक छोटा सा पार्ट, कुछ चंद पन्नों को फाड़ के आपके लिए यहां पे लगा दिया गया है। पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर राधा कृष्णन, एक्सेप्शनल रनिंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। ट्रिब्यूट करते हैं, ये पेड ट्रिब्यूट है कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी को, क्योंकि इनके डॉक्टर राधा कृष्णन का जो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस था,
ठीक है, क्योंकि वो अनुभव के धनी थे, साथ ही साथ उनका जो सीखने का तरीका था, लोगों को सिखाने का तरीका था, तो उसको वो क्या करते हैं बेटा, पे ट्रिब्यूट करते हैं कि आज जो कुछ भी बहुत सारी चीजें हैं आज उनकी वजह से भी हमारे पास है। अगला यहाँ पे बच्चा टॉपिक है ऑन एजुकेशन एंड द पास्ट। क्या कहते हैं कि मेंटेन दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। मेंटेन दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से देखना कि जो एजुकेशन है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या है बच्चा, वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है किसी भी राष्ट्र के उद्देश्य के लिए। ध्यान से देखना, कहते हैं अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो राष्ट्र को आप दाल चावल रोटी सब्जी मत दो। अगर किसी राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो उनको आप दाल चावल रोटी सब्जी मतलब वो बांटो मत, उनको आप पैसा मत बांटो, आप उनको सिर्फ एक चीज दो। वो क्या है, आप केवल उनको क्या दो भैया, आप केवल उनको क्या दो, आप किसी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए पहले आप वहां के लोगों को शिक्षित करो, राष्ट्र खुद ब खुद क्या होगा बेटा, मजबूत हो जाएगा। इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई। तो कहते हैं कि अगर शिक्षा को लेकर बात की जाए तो शिक्षा को लेकर उन्होंने इस चीज को मेंटेन किया। इस चीज को मेंटेन किया क्या, कि एजुकेशन जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, किसी राष्ट्र के उद्देश्य के लिए क्या है बेटा, वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। आगे बताते हैं कि बिलीव्ड, इन्होंने विश्वास किया दैट पास्ट इज अलाइव, कि जो भारत है, जो भारत का पास्ट है, आज भी देखो हमारे यहाँ महादेव की पूजा होती है, पशुपतिनाथ की पूजा होती है, नीम पीपल वृक्ष की हम वृक्ष की पूजा करते हैं। तो वही कहते हैं जो हमारा पास्ट है ना, अदर लोगों के मुकाबले हमारा पास्ट अभी भी जिंदा है। एंड डायनेमिक का मतलब है चलायमान है भाई। आज भी हमारी जो संस्कृति है वो चलायमान है। कितने सालों से हम पूजा कर रहे हैं, छठ पूजा में कितने लाखों करोड़ साल से हम सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। तो वही कहते हैं कि जो हमारा पास्ट है वो कैसा है, वो हमारा अलाइव है। इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायनेमिक, वो चलायमान है। आवर प्रेजेंट क्वालिटी एंड फ्यूचर पर्सपेक्ट, कहते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट की क्वालिटी है, जो वर्तमान के हमारे गुण है, जो हमारा फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट्स है, बहुत क्लियर है, वो एक आकार ले चुका है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हेडिंग है फिलॉसफी ऑफ वर्क। इनके काम करने की फिलॉसफी क्या है, तो देखना, डिवाइडेड वर्क इनटू टू म्यूचुअल फ्रूटफुल एस्पेक्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि जो इंसान के काम करने का तरीका होता है, क्या होता है, जो इंसान के बच्चा काम करने का तरीका होता है वो कैसा होता है, वो दो होता है। यहाँ पे इन्होंने दो एस्पेक्ट बताए, मतलब एक काम का पहलू ये होता है, ध्यान से समझना। कहते हैं इंसान के काम करने का जो तरीका होता है, एक काम करने का पहलू वो होता है जहां पे एक इंसान इंडिविजुअल काम करता है। दूसरा काम करने का पहलू वो होता है जहां पे इंसान इंडिविजुअल नहीं होता है, पूरे के पूरे क्या होता है, एक सोशल, एक सोसाइटी को क्या होता है बेटा, वो लेकर चलता है, एक सोसाइटी को लेकर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट में आता है कि वर्क ऑन सेल्फ, एक होता है खुद के ऊपर काम करना, खुद को लेकर काम करना, दूसरा होता है वर्क फॉर सोसाइटी, जो एक दूसरे या सोसाइटी को लेकर काम करना होता है। तो बेटा इस पूरे चैप्टर का जो सार था आपको हमने बता दिया, यहाँ पे आपने अच्छे समझ लिया होगा कि बैकग्राउंड एंड आइडेंटिटी, प्रेसिडेंसी का प्रेसिडेंसी में आते हैं तो 1967 है यहाँ पे ये। ठीक है, सेकंड टॉपिक है यहाँ पे कि ऑन एजुकेशन एंड द पास्ट। ठीक है, शिक्षा को लेकर, पास्ट की चीजों को लेकर, और फिलॉसफी ऑफ वर्क, ये 5 टॉपिक पे पूरा पूरा चैप्टर है। और उन्होंने अपनी भाषण पे इन चीजों पर बहुत ही प्रकाश डाला हुआ था। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है यार, बहुत ही मजा आने वाला। आइए देखते हैं कुछ चीजें कि यहाँ पे हम देखेंगे बहुत माइंड मैप के जरिए, ताकि आपके दिमाग में ना ये 5-7 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके दिमाग में घुस जाए, फिर आप बुक को कहीं से भी पढ़ोगे आपको चीजें बहुत ही क्लियर रहेंगी। बहुत ही क्लियर कट चीजें पढ़ा रहा हूं। मेन टॉपिक, मुख्य विषय क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है, 1897, और इनकी मृत्यु होती है 1969 में। ठीक है, आप समझ गए सारे बच्चों को। तो लगभग कितने साल जिए थे, 9 3 12, लगभग कितने, 72 साल जिए थे। 72 साल तक बेटा क्या था, इनका कार्यकाल था। बैकग्राउंड इनका क्या है, ब्रॉर्न इन हैदराबाद। एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन गया बच्चा कि कहां पैदा हुए थे बच्चे, तो एक तो ये हो गया कहां पे, हैदराबाद में बेटा क्या होते हैं, ये पैदा हुए थे। आइडेंटिटी, पहचान, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बेटे। और एमिनेंट एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है प्रख्यात शिक्षाविद थे। शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा इनका प्रेशर रहता था, मतलब लोगों के ऊपर, ये लोगों को इम्फेसाइज करते थे शिक्षा को लेने के लिए। ये नहीं कहते कि तुम पान की गुमटी खोल के काम करो, नहीं, पढ़ाओ, पहले पढ़े पढ़ो। पॉलिटिकल जर्नी कैसी थी बेटा, क्या, तो सर्व्ड एज द बिहार गवर्नर, कहते हैं कि इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में काम किया। दूसरा, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967, और कहते हैं कि 1967 में क्या होता है बच्चे, कहते हैं 1967 में ये भारत के क्या हुए बेटा, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। 1967 में भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया क्या, मुख्य विषय डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी पहचान, इनका पॉलिटिकल जर्नी कैसा रहा, और फेमस स्पीच,
भारत इज माई होम क्या है बच्चा? एक फेमस स्पीच है। एन एक्सट्रैक्ट जो उद्धृत है, जो लिया गया है फ्रॉम 1967, कहते हैं 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दिया था, तो वहीं से ये छोटा सा भाषण का एक अंश है, एक छोटा सा टुकड़ा वहां से निकाला गया है और हमारे सामने, आपके सामने बेटा पेश कर दिया गया है। एक बार सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना हो तो। चलिए, तो चैप्टर की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एक चीजों को बहुत आराम से पढ़ेंगे। मैं यहां पे अंडरलाइन कराऊंगा, जहां जहां अंडरलाइन कराऊंगा अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि वहां से सीधा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो भाई एकदम मतलब बहुत ही कंस्टेंट, बहुत गहराई में जाऊंगा तो आप ना, आप डायलेमा में फंस जाओगे, आप उलझ जाओगे कि यार इतना आपने सर गहराई में पढ़ा दिया, कैसे पढ़ो, ये वाला पढ़ो कि ये वाला पढ़ो, वो पढ़ो कि ये पढ़ो, सर कहां तक? सीधा टॉपिक टू टॉपिक बात करता हूं, और आपके एग्जाम में चाहे वो हाफ ईयरली हो, त्रैमासिक हो, फाइनल हो, आप देखोगे सीधा क्वेश्चन यहीं से बनेगा जहां जहां टिक लगाऊंगा। ट्रस्ट मी गाइस, विश्वास रखो। देखो मतलब 20 मिनट के अंदर ये टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, एकदम सीधा सीधा आपको पढ़ाने वाला हूं, देखना। पहले तो आप नाम यार ये याद रख लो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है, कौन है बच्चा? ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन नाम याद रखना, JZAKIR यहाँ पे देखो डबल एस भी हो सकता है, कहीं कहीं पे एक सिंगल एस भी है, डबल SCIN। ठीक है, पहले तो आपसे पूछेगा कि कब पैदा हुए, तो 1897। दूसरा, 1967 में का निधन हो जाता है। अगर ओवरऑल सबकी बात करें तो कितने साल जीते? 72 साल। तो याद रखना 1897 में क्या होता है बेटा? पैदा होते हैं, और 1969 में बेटा इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्या बनता है, कहां पैदा हुए? तो बॉर्न इन हैदराबाद। कहां पे बेटा? हैदराबाद में बेटा क्या होता है? इनका जन्म होता है। हैदराबाद में इनका जन्म 1897 में होता है। कहां पे होता है बच्चे? बॉर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद में इनका इनका जन्म होता है। एक चीज ये, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए हमने उच्चारण भी लगाया है आगे। मतलब आप मिलाकर पढ़ लो, अगर हमारे साथ मेहनत करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, अंग्रेजी में 90 नंबर, 95 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। बट आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। सारे सपनों को छोड़ के आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। देखिए, जैसे आगे की बात करूंगा कि कहते हैं कि was one of the our greatest freedom fighters। ठीक है, as well as and मिला के पढ़ेंगे, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ठीक है, कहते हैं कि was का मतलब था, थी, थे होता है, थे। वन एक आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, आवर हमारे ग्रेटेस्ट महान फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है एक महान, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। एज वेल एज का मतलब यहां पे क्या होगा? एज वेल एज का मतलब हो गया बच्चे यहां पे क्या? साथ ही साथ एन एमिनेंट एडुकेशनिस्ट, साथ ही साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। मतलब अगर ओवरऑल की बात करेंगे, सीधा टॉपिक अंडरलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए? 1897। कब मरे? 1969। दो क्वेश्चन बन गए। तीसरा यहां से बनेगा, कहां पैदा हुए? हैदराबाद में पैदा हुए। तीन ऑब्जेक्टिव बन गए यहां से। चौथा क्या थी ये? तो दो चीजें थे बेटा। पहला क्या थे? ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मतलब क्या? स्वतंत्रता में भाग लेने वाले लोग, वही थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। दूसरा क्या थे? एक एमिनेंट का मतलब होता प्रख्यात शिक्षाविद भी थे, शिक्षा को लेकर, बढ़ावा को लेकर, लोगों को शिक्षित करने को लेकर। ठीक है, आगे कहते हैं डॉक्टर हुसैन, जो डॉक्टर हुसैन है, बीकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967। कहते हैं जो डॉक्टर हुसैन है, याद रखना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां पे कर दे रहा हूं मैं ये, कि जो डॉक्टर हुसैन है वो बीकेम बन गए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति कब बन गए? तो इसको याद रखना 1967 में। ठीक है, अर्लियर, देखो अर्लियर आ गया, तो अर्लियर का मतलब होता है पहले। किसके पहले? राष्ट्रपति बनने के पहले ही हैड सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार। इन्होंने किसके रूप में? इन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। मतलब राष्ट्रपति बनने के पहले ये क्या थे? ये बिहार के गवर्नर थे। जी से पी का सफर मतलब क्या? कि गवर्नर से प्रेसिडेंट का सफर दूर था। पहले ये क्या थे? नंबर 1 पे गवर्नर थे, दूसरे पे क्या थे बट्टा? ये प्रेसिडेंट बने। कहते हैं कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द
ऑथ एज प्रेसिडेंट। कैसे पढ़ेंगे? भारत इज माई होम, कहते जो चैप्टर है बेटा भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, ये क्या है? ये एक संस्करण है फ्रॉम द स्पीच, फ्रॉम का मतलब होता है से, स्पीच का मतलब होता है भाषण, भाषण से, कौन से भाषण से? कहते हैं कौन से भाषण से? ही गेव, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने 1967 में एक भाषण दिया था। कब दिया था? तो राष्ट्रपति बनने के पहले या राष्ट्रपति बन जाने के बाद। तो वहीं से ये पार्ट लिया गया है। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति बनने के बाद जो भाषण दिया था, तो उसी का छोटा सा अंश यहां पे हमने लगा दिया गया है। वही आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि हमारे लिए भैया कितनी जरूरी चीजें हैं। सारे बच्चों क्लियर है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको ये दिक्कत आती है कि सर अगर हमको वर्ड मीनिंग मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे, है ना? होता है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर अगर वर्ड मीनिंग मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो। चाहते हो कि नहीं? सारे बच्चे कमेंट करेंगे। आप चाहते हो ना सर कि वर्ड मीनिंग मिल जाए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट। चलिए देखते, अब ध्यान से देखना। अब देखो, ये है बेटा जब इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, सारे बच्चों को दिख रहा है? जब इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में बेटा शपथ लिया था, तो आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे शपथ लिया जाता है ना, यहाँ पे वो शपथ दिलाते हैं। आगे देखेंगे बच्चा। अच्छा, आपने यहां तक पढ़ लिया, अगर मैं इसी पे आपको तुरंत क्वेश्चन करा दूं तो कितना अच्छा रहेगा। तुरंत अगर क्वेश्चन करा दूं कि वेयर वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहां पैदा हुए थे, तो राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। दूसरा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा पद संभाला था? व्हाट पोजीशन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन होल्ड, होल्ड का मतलब पकड़ा था। व्हाट पोजीशन, कौन सा पोजीशन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन होल्ड, पकड़ा था, बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले। तो मैंने कहा था ना जी से पी का सफर थोड़ा सा दूर था, तो पहले क्या थे? जी फॉर गवर्नर थे। तो आप क्या बताओगे? सर गवर्नर ऑफ बिहार, जिसे हम बोलते हैं क्या? बिहार के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। क्या नहीं, इस क्वेश्चन नहीं है, सीधा हम स्पीच पे, इस पे आएंगे। कहते हैं इन इज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेसेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। कहते हैं इन हिज फर्स्ट स्पीच, मतलब क्या? फर्स्ट स्पीच का मतलब क्या? पहले अपने स्पीच में या पहले अपने उद्घोष में या पहले अपने भाषण में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हुसैन प्लेजेस, प्लेजेस का मतलब कसम खाते हैं, क्या करते हैं? संकल्प लेते हैं। प्लेजेस का मतलब बच्चा क्या होता है? प्लेजेस का मतलब होता है संकल्प लेना। क्या होता है बच्चे? इसका मतलब क्या होता है? संकल्प लेना। क्या होता है बच्चे? यहाँ पे प्लेजेस है तो इसका मतलब होता है संकल्प लेते हैं, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस है। संकल्प लेते हैं, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं से, टू द सर्विस, सर्विस का मतलब होता है सेवा, ऑफ द टोटलिटी, टोटलिटी का मतलब होता है समग्रता से, पूरी तरीके से, ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत की संस्कृति। जब भी एपॉस्ट्रॉफी एस लगा होता है बेटा, इसका मतलब होता है का, इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है के। तो क्या कहते हैं? कहते हैं अपने पहले स्पीच में या अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं से भारत के संस्कृति का, भारत के संस्कृति का पूरी निष्ठा या पूरी समग्रता के साथ सेवा का संकल्प लेते हैं। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति बने थे, और जब भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बोला देखिए सबसे पहले मैं भारत की संस्कृति, यहां की सभ्यता का पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा। ठीक है, अब आपके सामने जो आने वाला है बच्चा वो बहुत शॉकिंग है, देखना भी आप। चलिए पैराग्राफ 1 की बात करेंगे हम, बहुत इसके बाद जो आने वाला बहुत शॉकिंग है। देखिए पैराग्राफ 1 में, आई मस्ट कंफेस, कंफेस देखो एक होता है एक्सेप्ट, उसी का यह है सिनोनिम्स। आप अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करते हो, कोर्ट में क्या करते हो? कंफेस करते हो। कहते हैं आई मस्ट कंफेस, मैं अवश्य रूप से स्वीकार करता हूं, डैट का मतलब कि आई एम ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्म्ड का मतलब क्या? ओवर का मतलब होता है ज्यादा, ओवर का मतलब ज्यादा, ओवरवेल्म का मतलब होता है खुशी। तो कहते मैं हद से ज्यादा क्या हूं? मैं हद से ज्यादा,
हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, है ना। तो कहते आई एम ओवरवेल्म्ड। आई एम ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। बाय द ट्रस्ट, बाय का मतलब होता है द्वारा, द ट्रस्ट ऑफ पीपल, भारत के लोगों का या लोगों के विश्वास का, हैव प्लेस्ड, जिन्हें मुझे स्थापित कर दिया, इन मी, मुझे, बाय इलेक्टिंग, चुनकर मुझे, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड का मतलब होता है भारत के इस सबसे उच्च पद पर। लैंड का मतलब यहाँ पे भूमि नहीं है, लैंड का मतलब बच्चा यहाँ पे क्या है, लैंड का मतलब बच्चे क्या है यहाँ पे, लैंड का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या है, भारत है। क्या बच्चे, भारत है। क्या बच्चे, भारत है। कहते हैं क्या कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं कि भाई द ट्रस्ट ऑफ पीपल, कि भारत के लोगों ने जो मेरे पर विश्वास जताया है, मुझे चुनकर, क्योंकि मुस्लिम थे, कहते हैं भारत की सभी कम्युनिटी ने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है, मुझे चुनकर और मुझे बैठा दिया भारत के सबसे सर्वोच्च पद। कौन सा सर्वोच्च पद, भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर मुझे बैठा दिया, उसके लिए मैं घबराया हुआ हूं, या उसके लिए मैं आज इनका अभिभूत हो गया हूं। मैं एकदम क्या हूं, अभिभूत हूं, खुशी के मारे एकदम पागल। अब ऐसे बच्चे बिहार के अंदर जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, आई मस्ट confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। अब ऐसे बिहार के मेरे बच्चे, ऐसे मेरे साथी, मेरे भाई बहन, कहीं के भी अगर आपके में चैप्टर है तो यार ये पढ़ सकते हो ना। अब देखो ना, यहाँ पे ये उच्चारण लगा दिया हमने, ये उच्चारण हमने यहाँ पे लगा दिया है। कम से कम आपको मतलब वो आपको गूगल बार बार ना खोलना पड़े, आपको किसी के सामने हाथ तो ना फैलाना पड़े कि आप सर ये कैसे होगा। ये देखो बच्चा, यहाँ पे हमने उच्चारण लगा दिया आपके सामने। आई होप आपने इतना एंजॉय किया होगा। इसको हम बोलते हैं PRONUNCIA, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये उच्चारण आपको। अब देखो जो इसके बाद आ रहा है वो बहुत शॉकिंग है। देखो बेटा, पहला पैराग्राफ यहाँ पे क्या है, आई मस्ट कन्फेस, उसके बाद है आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है आई मस्ट कन्फेस डैट। अब यहाँ पे देखो यार, आई का मतलब मैं, मस्ट का मतलब निश्चित रूप से, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, मानना, डैट का मतलब की। अब देखो जब दो वाक्यों के बीच में डैट आता है ना यार, वो तो दूसरा सीन होता है। वो क्या होता है, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक तो होता है, एक हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम डैट की दूसरी बात है, क्योंकि कभी कभी हमारा जो यहाँ पे डैट आता है वो अलग होता है। फिलहाल ग्रामर में बताएंगे। डैट का मतलब कि भाग टू, मतलब उसका अगला लाइन है आई एम ओवरवेल्म्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एम का मतलब हूं, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है भाव विभोर, ठीक है, गदगद हो जाना। बाई का मतलब द्वारा, द ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। अब ऐसे यहां पे आपको सारे एक एक लाइन की यहां पे बच्चा क्या है, आपको वर्ड मीनिंग मिल गई। एक एक लाइन की आपको हमने वर्ड मीनिंग दे दिया है। अब जिससे जो मेरे बच्चे हैं उन्हें कम से कम इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि सर मेरे पास वर्ड मीनिंग नहीं है, सर मुझे ढूंढना पड़ेगा, सर कहां से लाऊंगा, सर कैसे होगा, सर प्लीज बता दीजिए। तो बेटा आपको ये सब अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देख लो, ये वर्ड मीनिंग एक एक लाइन की आपकी लगा दी हमने। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इस पे हम क्वेश्चन तुरंत करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तुरंत एक पैराग्राफ पढ़ो, क्वेश्चन कर लो, दिमाग में बसा रहेगा। कहते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पहले स्पीच, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के बाद अपने पहले स्पीच में उन्होंने क्या कसम खाई। किसने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। क्या, यहाँ देखो व्हाट है ना, व्हाट, क्या कसम खाई। तो उन्होंने यही कहा था ना कि मैं भारत की संस्कृति की सेवा करूंगा, मतलब क्या, टू सर्व द टोटलिटी ऑफ इंडिया कल्चर। ठीक है, टू सर्व द टोटलिटी ऑफ इंडिया कल्चर। ठीक, अगला देखेंगे। हाउ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन फील अबाउट बीइंग इलेक्टेड टू द हाईएस्ट ऑफिस। कैसा महसूस होता है, कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने फील किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन को फील हुआ
अबाउट बीइंग इलेक्टेड टू द हाईएस्ट ऑफिस। कहते हैं हाईएस्ट ऑफिस का मतलब होता है देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद इन्हें कैसा फील हुआ, इन्हें जब ये चुने गए तो इन्हें कैसा फील हुआ, इन्हें कैसा फील होता है। तो कैसा फील होता है बच्चा, ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के विश्वास से अभिभूत होकर इन्हें काफी अच्छा फील होता है ना। आगे देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, दो चीज मैं मिस कर दिया, एक डेट याद रखना 8 फरवरी, एक डेट आप याद रखना यहाँ पे 8 फरवरी 1897, ठीक है। दूसरा है 3 मई 1969, ये दो डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। दो डेट बेटा याद रखिएगा, 8 मई, 8 फेब, 3 मई। कैसे याद रखेंगे, सॉरी आप डेट याद रखना 8 फेब, ठीक है, 8 फेब, तो यहाँ पे हो गया 3 मई, ठीक है, याद रखना बच्चे। 8 फेब 3 मई, देखो फेब है यहाँ पे और यहाँ पे मई है, 8 है यहाँ पे 8, तो अगर हम 8 को देखेंगे देखो ऐसे बनता है, 3 ऐसे बनता है, ये ऐसे कर लोगे ऐसे हो जाएगा 8। तो इसका एक ट्रिक भी आपके लिए एकदम मतलब सिंपलेस्ट वे में बन गया कि 3 को अगर आप सीधे देखो, 3 मई को ये मरे थे, इनका निधन था, तो इसको ऐसे कर दोगे तो 8 को ये पैदा हुए थे, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा, क्योंकि 3 है तो 3 मंथ ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे ऊपर अप्रैल, अप्रैल मार्च फेब आ जाएगा, तो ये भी क्लियर हो गया ना कि 3 मंथ का गैप है और 3 अगर बना दोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो सारे बच्चों को याद रहेगा। आगे देखेंगे पैराग्राफ 2 की बात करेंगे, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट। अब इसका मतलब क्या है, पहले ये समझना, यहां पे डॉक्टर जाकिर हुसैन बात कर रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन जी की। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि राष्ट्रपति पद पे हैं, वो बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही क्लियर कट बात समझना। यहां पे यहां पे माइक लगा हुआ है, यहां पे माइक लगा हुआ है, यहां माइक लगा हुआ है, यहां पे डॉक्टर राधा कृष्ण, यहां पे डॉक्टर जाकिर हुसैन खड़े हैं, यहां लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पे लोग क्या है, यहां लोग बैठे हुए हैं, यहां पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यहां पे लोग बैठे हुए हैं, यहां पे भाषण चल रहा है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि जो राष्ट्रपति भवन है हमारा, जो हमारा क्या है, जो राष्ट्रपति भवन है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, सॉरी राष्ट्रपति भवन हो गया हमारा, मान लो, ठीक है, कुछ ऐसा होगा राष्ट्रपति भवन हमारा जहां पे राष्ट्रपति भवन बैठते हैं, राष्ट्रपति जहां बैठते हैं ऐसा कुछ भवन है। तो यहाँ पे ये बात करते हैं किसकी, ये बात करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन जी की। राधा कृष्णन समझते हो कौन है, डॉक्टर राधा कृष्णन जी कौन है, पता है ना, वही जो 5 सितंबर को मनाते हैं टीचर्स डे, है ना, टीचर्स डे मनाते हैं ना हम लोग, ठीक है। देखना कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट, ये इंगित करते हुए कहते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि अगर आज मैं यहां पे हूं तो देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए अगर किसी ने प्रस्तावित किया था तो वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन जी। उस समय डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे और इनका नाम उन्होंने ही प्रस्तावित किया कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि भाई इनको प्रेसिडेंट मतलब कहीं भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए। तो ये चंद सब, क्योंकि बहुत प्रेरित है डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन जी से, तो कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट, डॉक्टर राधा कृष्णन ने लाया, सेकंड फॉर्म है बॉट नहीं, बाई बॉट, ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी का मतलब होता है कहां पे, इस प्रेसिडेंसी में या इस राष्ट्रपति भवन में अ मेंटल इक्विपमेंट। अब कहोगे सर ये क्या आ गया, मेंटल इक्विपमेंट क्या होता है, मेंटल का मतलब होता है बौद्धिक और इक्विपमेंट का मतलब होता है शस्त्र। अभी बताता हूं गहराई में इसका मतलब क्या होता है। अ डिग्री ऑफ एरोडेशन एंड, तीन चीजें हैं, एंड वेल्थ ऑफ, सॉरी गड़बड़ा गया, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और क्या लिया, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो कहीं और पाया जाता है। मतलब इसका यह है कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी हैं, कहते हैं जो डॉक्टर राधा कृष्णन वो लेकर आते हैं कहां पे, राष्ट्रपति पद, मतलब राष्ट्रपति भवन में अपने शासन काल में। कहते जब डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे, शायद वो उसमें उपराष्ट्रपति थे, तो कहते हैं कि वो अपने राष्ट्रपति भवन में या अपने शासन काल में लेकर आते हैं लोगों के बीच में क्या, एक मानसिक या एक बौद्धिक उपकरण, मतलब जहां अर्थ समृद्धि या क्षमता से, मतलब इसका मतलब क्या समझ ले, समृद्धि या क्षमता से है इसका मतलब है, ठीक है। जहां पे वो डिग्री ऑफ एजुकेशन, जहां पे क्या करते हैं विद्वता लाते हैं, किस चीज को लेकर विद्वता, जहां पे वो डिग्री को लेकर, गुणों को लेकर एक विद्वता लेकर आते हैं, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं, और अपने
अनुभव के आधार पर, अपने उस अनुभव के आधार पर क्या करते हैं बेटा, कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति भवन में अपने शासनकाल में कहते हैं आज मैं आया हूं, आज मैं पहली बार राष्ट्रपति बना हूं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। कहते मेरे से पहले इस राष्ट्रपति भवन की गरिमा को अगर किसी ने बनाए रखा अपने ज्ञान के बल पर, तो इन्होंने अपने ज्ञान के बल पर, बौद्धिकता के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर और अपने कह सकते हैं कि महान ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर जो इन्होंने राष्ट्रपति भवन में लाया, मतलब अपने शासनकाल में जिस तरीके से बौद्धिकता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर जो इन्होंने लोगों के बीच में अपने सामंजस्य को बैठाया, जिस तरीके से इन्होंने ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, वास्तव में ऐसा कहीं नहीं पाया जाता। और बहुत टफ लाइन है, अजीब तरीके की लाइन है, नहीं समझा पाते हैं लोग, बहुत गहराई में घुस जाओगे नहीं आएगा तब भी समझ में। बात ऐसे कि विद्याकुल है, विद्याकुल में जैसे मान लो कि अपना एग्जांपल, मैं आ गया, इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, लेकिन शुभम सर आए। शुभम सर ने क्या किया, अपने शासनकाल में, अपने पढ़ाई के दौरान में शुभम सर ने बच्चों को वर्ड मीनिंग भी दी। शुभम सर ने अपने अनुभव के आधार पे बिहार के बच्चों को प्रोनाउंसिएशन भी दिया। शुभम सर ने अपने अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर लोगों को हिंदी का अर्थ भी दिया। तो वैसे यहां पे इन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन जी के उसमें, मतलब कहते हैं ना क्या बोलते उसको, उनके तारीफ में उन्होंने 4 शब्द जोड़ दिए कि भैया अगर आज कुछ भी है तो यही है। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चे हम लोग आगे क्या कहते हैं। कहते हैं वास्तव में ये सारी चीजें वहां पे पाई जाती हैं। तो ठीक है, हाँ बेटा, एक बच्चा कह रहा है ना 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 बेटा, ना ना मुन्ना, अच्छा एक आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये क्या थे। आपके मन में एक सवाल आएगा ना कि सर उस समय ये क्या थे, मतलब जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे उस समय क्या थे। तो बेटा उसमें राधा कृष्णन जी पता क्या थे, हम बताते हैं। 1962 से लेके मैंने वहां गलत बता दिया, 1967 तक, 1967 तक क्या थे बेटा, ये सेकंड क्या थे, ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। क्या थे बच्चे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1962 से लेके 1967 तक। ठीक है, और 1952 से लेके बेटा, 1952 से लेके 1962 तक, 1962 तक ये पता क्या थे, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। समझ रहे हो ना, वाइस मतलब समझते हो ना, ये उपराष्ट्रपति थे। हाँ उपराष्ट्रपति तो थे, लेकिन 1952 से लेके 1962 तक, और 1962 से लेके ये 1967 तक क्या बने, ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। और 67 में कौन आ जाता है, ये आ जाते हैं। मैं इसको अगर लिख के बताऊं कि चार्ट नुमा कर, अगर मैं इसको चार्ट नुमा अगर तरीके से कर दूं तो ऐसे समझ लो कि 1962, देखो उसके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 1900, क्योंकि शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुने गए थे, तो 1962 से लेके 1967 तक, ठीक है, कौन थे बेटा, डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। कौन थे बच्चे, डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। ये कौन से थे, ये थे सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन थे बच्चे, ये थे सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इनका, क्योंकि अब इनका टाइम आ गया था भाई, ये तो हो चुके थे, तो 1967 से लेके 7 5 12 लगभग 1972 तक जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बनते हैं, वो बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन शायद ईश्वर को नहीं मंजूर था, तो लगभग 1967 से लेके 1969, क्योंकि 69 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, किसकी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो 2 ही साल तक इनका कार्यकाल रहा। तो वही जाकिर हुसैन कहते हैं कि मेरे पहले इस राष्ट्रपति भवन में कौन था, डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। तो उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी विद्वता के आधार पर इस प्रेसिडेंसी को उन्होंने बहुत कुछ दिया, लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। फिलहाल आगे कहते हैं कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर डिवोटेड, समर्पित रहे, भक्त रहे टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के आधार को या ज्ञान के चीजों को लेकर, एंड ट्रुथ, और सत्य को लेकर। कहते अपने पूरे जीवन काल, अपने पूरे जीवन काल, कौन कह रहा है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। किसके तारीफ में, सामने राधाकृष्णन जी बैठे हैं, राधाकृष्णन जी की तारीफ में कह रहे हैं। ऐसा इमेजिन कर लो कि प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने पूरे जीवन भर ये समर्पित रहे शिक्षा को लेकर,
सत्य को लेकर, ये साधक रहे एक शिक्षा को लेकर कि अच्छा आपको पता है ना कि हम लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? तो देखो जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे ना, इनकी बच्चे तो बात मानते थे, टीचर्स भी इनकी बात मानते, टीचर्स भी इनकी पूजा करते थे। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे देखो पहला और दूसरा पैराग्राफ को देखो, यहाँ पे एजुकेशन का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब, इक्विपमेंट का मतलब, मेंटल का मतलब क्या है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कहते हैं कि he has done more than probably than any other man to bring out and expand Indian philosophical thought। क्या कहते हैं? He has done, उन्होंने किया, more ज्यादा than अपेक्षा, probably शायद ही, any other man कोई अन्य आदमी, to bring out जो ला सकता है, and explain व्याख्या, Indian philosophical thought भारत के दार्शनिक विचारों को, भारत के दार्शनिक विचारों को कैसे कहेंगे बच्चा, आगे देखेंगे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि he has done more than probably, कहते उन्होंने किया मतलब क्या, कहते एनी अदर मैन, दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, किसके, कहते शायद ही इतना कोई इंसान कर पाएगा। कहते हैं हर एक इंसान करता है देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जो योगदान था वो अदम्य था, अजीब था, बिल्कुल अलग था। कहते हैं कि एनी अदर मैन, दूसरे इंसानों की अपेक्षा डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए, क्या, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। दर्शन शास्त्र को लेकर, मतलब लोगों में वो जो फिलोसॉफिकल थॉट थे, वो जो दार्शनिक विचार थे बड़े बड़े लोगों के, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा काम किया। समझ रहे बच्चा आप लोग, बहुत ज्यादा काम किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे पूर्वजों की चीजें पहुंच पाए। एंड और डाई वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, बात समझना। एंड डाई क्या कहते हैं, और क्या हो गया, एंड डाई और क्या हो गया, मर जाएंगे, वननेस और स्वयं मर जाएंगे, ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। क्या कहते हैं, कहते हैं जो ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, कहते हैं जो सच्ची आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, ठीक है, उनको लोगों तक पहुंचाने तक, धीरे धीरे पहुंचाने तक इंसान अंत में मौत को प्राप्त होता है। मतलब क्या, एक दिन यही इंसान, जैसे आज मैं हूं, एक दिन ऐसा है कि दिन मैं लोगों तक अंग्रेजी को पढ़ाते 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 सीधा स्तर पे गुजार दूंगा, उतना पता नहीं चलेगा मैं कहां चला गया। तो कहते हैं कि एक दिन ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही लोगों के बीच में सच्चे आध्यात्मिक मूल्य को एकता में पिरोते पिरोते लोगों को देते देते इंसान अंत में चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे है भाग 3, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड रियलिटी टू बी फाउंड एनीवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे एक एक चीज की वर्ड मीनिंग लिखी गई है, आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस, वेल्थ, रियल, टू बी फाउंड एनीवेयर, सब कुछ है। ड्यूरिंग लाइफ टाइम डिवोटेड, के दौरान जीवन काल, पूरा जीवन समर्पित किया। एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज, का परस्यूट का मतलब खोज, है ना, परस्यूट ऑफ नॉलेज का मतलब क्या, सत्य के साधक रहे, खोज के साधक रहे, ज्ञान के साधक रहे, ज्ञान को खोजने की लगे, ज्ञान को खोजने में लगे रहे, लोगों तक ज्ञान को पहुंचाया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, किस प्रकार की विशेषता, कहते हैं किस प्रकार की विशेषता, व्हाट क्वालिटीज ऑफ, इसका मतलब होता है, जब भी व्हाट क्वालिटीज ऑफ आ जाए तो इसका मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार की, क्या, क्वालिटीज का मतलब होता है किस प्रकार के गुण राधा कृष्णन जी ने ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाया, टू द प्रेसिडेंसी का मतलब होता है राष्ट्रपति भवन में। कहते हैं किस प्रकार की, किस प्रकार की, किस प्रकार की, किस प्रकार की या राष्ट्रपति पद पर कौन कौन सी विशेषता लाई, डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या क्या लाया। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने शासनकाल में, आपसे पूछूं शासनकाल कब से कब तक था, क्वेश्चन बन सकता है ना, शासनकाल कब से कब तक था, तो 1962 से लेके 1967 तक। और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे बेटा ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे थर्ड प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट सॉरी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड कौन बना था, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। तो उन्होंने अपने टाइम पे क्या लाया, मेंटल इक्विपमेंट लाया, एरुडेशन ऑफ नॉलेज लाया, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस लाया। क्लियर हुआ ना। देखो जब आप चीजों को बेटा गहराई से पढ़ते हो, सटीक पढ़ते हो, लाइन टू लाइन पढ़ते हुए निकल जाते हो, तो आप फंसोगे नहीं कहीं पे। ठीक, अगला, व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन डिवोटी हिज लाइफ टाइम टू, अच्छा कहते व्हाट, क्या, डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो थे, जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे वो डिवोटी रहे। डिवोटी का मतलब क्या होता है भैया, क्या होता है, डिवोटी रहे। डिवोटी का मतलब क्या होता है बच्चे, डिवोटी का मतलब क्या होता है बच्चे, डिवोटी का मतलब होता है भक्त रहे,
किसके भक्त रहे? डॉक्टर राधा कृष्णन जी भैया, डॉक्टर राधा कृष्णन जी भक्त रहे, लाइफ टाइम भक्त रहे। किस चीज के, किसके लिए समर्पित किया? तो किसके लिए? परस्यूट ऑफ नॉलेज। परस्यूट का मतलब होता है खोज, ऑफ नॉलेज का मतलब होता है नॉलेज एंड ट्रुथ, सत्य के लिए, सत्य और ज्ञान के लिए वो ताउम्र क्या रहे? खोज में बने रहे। ठीक है, आगे देखेंगे। कहते हैं आगे के पैराग्राफ में देखें, कहते हैं ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। बहुत बड़ी बात है, बता रहे हैं कि राधा कृष्णन जी जो थे, नेवर कभी नहीं लॉस्ट, खोया हिज फेथ, अपने विश्वास को। किसमें खोया? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इंसानों में, मानवता में। कहते डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने इतने अच्छे आदमी थे, इतने अच्छे आदमी थे कि उन्होंने कभी भी उनके, एक इंसान के अंदर एक मानवता का गुण होता है। जैसे अगर कोई सामने मेरे एक पंछी तड़पड़ा रहा होता कि एक मानवतावासी इंसान उठा के पानी पिला देगा। इनके जीवन में बहुत संघर्ष आए, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने, कौन बता रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं इस चीज को कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने कभी अपने इस मानवता के गुण को नहीं छोड़ा। एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन का मतलब होता है कि एक जो गुण होता है इंसान के अंदर मानवता का, उसको उन्होंने, डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। उन्होंने अपने कभी विश्वास से डगमगाए नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, यही हमारे सबसे बड़ा गुण है, इसी को साथ लेकर हमको जीना मरना होता है। एंड और हिमसेल्फ, स्वयं, हैज नेवर, कभी नहीं, सीज टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। ध्यान से समझना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। सीज का मतलब सीज फायर होता है, सीज का मतलब रोकना। टू चैंपियन, महान, द राइट, हक, राइट, हक, किसका हक? राइट ऑफ ऑल मेन, मेन है यहां पे, इंसान, मैं नहीं, मेन है, सभी इंसानों के हक को, टू लिव, जीने के लिए, विद डिग्निटी एंड विद जस्टिस, न्याय और सम्मान के साथ। मतलब यहां पे क्या है? एक इंसान किससे जीता है? एक गाना आया था भगत सिंह का, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, और की करी जावावे और क्यों मरी जावावे, ऐसे ना बुजुर्गों की इज्जतें उछालवे और पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालवे। तो प्यारे बच्चों, यहां पे एक इंसान किसके साथ जीता? अगर एक इंसान के साथ उसका कोई गुण ही ना रहे, अगर एक इंसान का सम्मान मर जाए, अगर एक इंसान की इज्जत उछाल दी जाए, क्या होगा? मर जाएगा। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने इसी का सपोर्ट किया। उन्होंने यही बताया कि जो इंसान है, स्वयं खुद मनुष्य को क्या चाहिए कि वो किसके साथ जिए? डिग्निटी एंड जस्टिस, न्याय के साथ और सम्मान के साथ जिए। कभी भी उससे अपने न्याय और सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और उन्होंने सलाह दिया, उन्होंने सलाह दिया क्या? उन्होंने यही सलाह दिया कि एक इंसान को गरिमा और न्याय के साथ रहने का अधिकार होना चाहिए। मतलब क्या? कि डिग्निटी विद जस्टिस, ऑल द, ये कह सकते हैं कि दिस इज द राइट ऑफ ऑल मैन। मैंने कहा एक इंसान का हक क्या होता है, ध्यान समझना। एक इंसान का हक, राइट क्या होता है? राइट का मतलब सही नहीं, राइट का मतलब अधिकार भी होता है। एक इंसान का हक क्या होता है? कि वो किसके के साथ जिए। एक तो हो गया हमारी भैया क्या, एक तो हो गया डिग्निटी, और दूसरा क्या हो गया बच्चे? दूसरा क्या हो गया? एक वो रेस्पेक्ट के साथ जिए, या रेस्पेक्ट मत लिखो यहाँ पे, जो वर्ड है यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? जस्टिस, न्याय के साथ जिए, कभी किसी के साथ अन्याय ना करे। एक इंसान कहा क्या ही होता है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि एक इंसान को, एक इंसान का सबसे बड़ा हक यह होता है कि वह अपने सम्मान और न्याय के साथ कभी समझौता ना करे, उसी अधिकार के साथ जिए, उसी अधिकार के साथ जिए, और इसे उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सीज कर देना चाहिए। मतलब इसी के साथ उसको एकदम अड्डी होना चाहिए, सीज होना चाहिए, रुका होना चाहिए, कभी उसको इस दोनों चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, आप मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हो ना? अपने ऊपर आप लो कि अगर तुम्हारे या तुम्हारे तुम्हारे अगर तुम न्याय के साथ नहीं हो, अन्याय के साथ चल रहे हो, हमेशा तोड़ फोड़ उल्टा पीठ मचाए पड़े हो, नहीं तो अपने सम्मान के साथ तुमको कोई भी गाली देकर चल रहे, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या जीना है ना? अब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको दिक्कत अंग्रेजी में होती है। यहां लिखा है डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, नहीं पढ़ पाती दीदी मेरी, छोटी बहन मेरी नहीं पढ़ पाती है, अ डिग्री ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड वगैरह वगैरह वगैरह। पढ़ लोगे अब सारे बच्चे? चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे क्वेश्चन करेंगे, तुरंत क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट हैज डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट फेथ इन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने नेवर, कभी नहीं, लॉस्ट, खोया, फेथ इन, किसमें?
किसमें विश्वास नहीं खोया? तो उन्होंने कभी भी एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में कभी उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। ठीक है बच्चे, चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे लल्ला, आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना आज का इतिहास, देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में, 13 मई 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति की शपथ ली और 1926 से 1948 तक वे जामिया यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। कहाँ के? जामिया यूनिवर्सिटी जो थी वो 1926 से लेकर 1948 तक उसके वो कुलपति भी रहे थे। आगे देखेंगे बच्चे, चलिए आगे देखेंगे मेरे बच्चे, आगे क्या होता है। कहते कि व्हाट कहते क्या है, कहते कि व्हाट राइट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन चैंपियन। कहते डॉक्टर राधा कृष्णन ने किस अधिकार के लिए हमेशा समर्थन किया, किस अधिकार के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन ने हमेशा समर्थन किया, किस अधिकार के लिए? तो उन्होंने किस अधिकार के लिए बेटा किया था? तो उन्होंने कहा था कि एक इंसान को डिग्निटी का मतलब होता है अपने सम्मान और अपने न्याय के साथ रहने का अधिकार होना चाहिए। एक इंसान को कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, और ये सबसे बड़ी हमारे लिए बात होती है बच्चे। ठीक है, आगे देखेंगे पैराग्राफ 3, यहां पे थर्ड पैराग्राफ है। कहते हैं कि आई कैन ओनली एश्योर यू डैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि आपको मैं इतना एश्योर कर सकता हूं। देखो दो तीन चीजें होती हैं बेटा, एक होता है एश्योर, एश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना, भरोसा देना। एक होता है इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है बीमा, जानते हो ना, इंश्योरेंस करा लो। और एक होता है इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तीन चीजें होती हैं, एश्योर, इंश्योर और एनश्योर। तो यहां पे कहते हैं आई कैन ओनली एश्योर यू डैट, मैं आपको प्यारे देशवासियों, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आई एंटर दिस ऑफिस। आई एंटर दिस ऑफिस का मतलब क्या? मैं अगर इस प्रेसिडेंसी मतलब क्या, अगर मैं इस राष्ट्रपति ऑफिस में प्रवेश करूंगा तो किसके साथ प्रवेश करूंगा? कि मुझे यहां बैठने के बाद पद पर मारपीट करना नहीं, मैं प्रवेश करूंगा एक स्पिरिट के साथ, एक स्पिरिट के साथ। और प्रेफुल, कैसी स्पिरिट होगी? प्रेफुल होगी। कैसी होगी? ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मतलब कि मैं इस ऑफिस में प्रवेश करूंगा मेरे साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आपने मुझे इस पद पर बैठाया है कि मैं पूरे के पूरे विनम्रता के साथ, प्रेफुल, पूरे के पूरे विनम्रता के साथ, टोटल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ, इसी भावना के साथ, क्या कहते कहते हैं एक 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 स्पिरिट, एक में ऐसी आत्मा के साथ, कैसी आत्मा के साथ? प्रेफुल ह्यूमिलिटी। प्रेफुल ह्यूमिलिटी का मतलब क्या? प्रेफुल ह्यूमिलिटी का मतलब होता है यहां पे भैया पूरे के पूरे विनम्रता के साथ, पूरे की पूरी कृतज्ञता के साथ मैं इस ऑफिस में, इस राष्ट्रपति भवन में पूरे के पूरे समर्पण के साथ प्रवेश किया हूं या करूंगा। आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ, आई हैव जस्ट, मैंने लिया है, आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव मैंने लिया है, टेकन, आई हैव जस्ट टेकन मैंने अभी लिया है, द ऑथ, ऑथ का मतलब होता है कसम, ऑफ लॉयल्टी, वफादारी की। मैंने वफादारी की कसम खाई है। अच्छा किसके वफादारी का? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश के, भारत की नागरिक, भारत के संविधान की। कहते हैं मैंने इस देश के संविधान के लिए उसकी वफादारी की कसम खाई है, तो मैं बदल नहीं सकता हूं। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने की कसम खाई है, मैंने कसम ली है, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की पूरी की पूरी निष्ठा के साथ रक्षा करूंगा। बोलते हैं ना, मैं दामोदर दास मोदी आज शपथ लेता हूं, तो उन्होंने कसम खाई है भारत के संविधान की। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। कैसे? कहते इट इज, यह है, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ऑफ अ कंपैरेटिवली, किसके? बतौर न्यू स्टेट, नए राज्य का। क्या कहते हैं? कहते देखो, अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है? देखो पहले एक अखंड भारत था, पहले क्या था? एक अखंड भारत था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये अखंड भारत था पहले। ठीक है, बाद में पाकिस्तान अलग हो गया, यहां से ये बांग्लादेश अलग हो गया, ये म्यांमार वाला पार्ट ये भी अलग हो गया। तो अब नया भारत कैसे बन गया? तो नया भारत कुछ ऐसे बन गया ना, सॉरी,
कुछ नया भारत ऐसे बन गया, कुछ नया भारत हमारा ऐसे बन गया, थोड़ा उल्टे हाथ से बना रहा हूं मैं। कुछ नया भारत, रुको बना देता हूं अच्छे से। कुछ नया भारत ऐसे बन गया ना, कुछ ऐसा बन गया नया भारत हमारा। है ना, कुछ नया भारत हमारा ऐसे बन गया। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो भाई नया देश बना कि नहीं भारत? पाकिस्तान अलग, पाकिस्तान यहाँ पे अलग देश बन गया, ये भारत अलग, दो देश हो गए कि नहीं, पहले एक था। तो कहते हैं क्या, कहते हैं कि अगर देखा जाए, अपेक्षा में देखा जाए, तो ये जो संविधान है ये नए भारत का संविधान है। क्यों? पाकिस्तान अलग हो गया ना भाई, तो नया भारत हुआ ना। बात समझना, नया भारत हुआ कि नहीं? जैसे दो गांव हैं, दो गांव पहले एक थे, दोनों को अलग अलग कर दिया, रामपुर अलग चौबेपुर अलग, तो दो गांव अलग अलग, अब दोनों के अलग अलग नियम कानून होंगे ना। तो कहते ये नया भारत है और नए भारत का नया संविधान है ये, विथ इट्स फ्री सिटीजन, क्योंकि इसके पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। फिर इधर पाकिस्तान अलग हो गया, तो जब पाकिस्तान अलग हो गया तो भारत अलग पाकिस्तान अलग, तो हम लोग आजाद हुए कब? 15 अगस्त को। ये कब हुए? 14 अगस्त को। कहते हैं भारत को इसके कौन से नागरिक ने, भारत को ये जो संविधान दिया गया है, यहां के फ्री सिटीजन, मतलब यहां के जो हमारे स्वतंत्र नागरिक हैं, द फर्स्ट टाइम भारत के या पूरे विश्व के पहले इतिहास में ऐसा हो रहा है जिन्होंने खुद को दिया। मतलब जो ये संविधान है, यहां के आजाद लोगों ने खुद के लिए संविधान लिखा। देश गुलाम था, उसके पहले संविधान नहीं लिखा गया था। कब लिखा गया? आजाद होने के बाद 2 साल 11 महीने समथिंग डे लगे थे। कहते हैं यहां के आजाद भारत के लोगों ने स्वयं के लिए एक किताब लिखी, स्वयं के लिए एक संविधान लिखा, और ये नए भारत के संविधान है। क्या कहते हैं? इट इज द यंग स्टेट। कितनी प्यारी बात है, बात एक लाइन को देखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कह रहे हैं? इट इज द यंग स्टेट, यह नया भारत है, यह नया राज्य ऑफ एंशियंट पीपल, पुराने लोगों का। बात समझना, देखो यार, देखो ये देखो, भारत देश है, भारत देश था, तो भारत देश भले ही पाकिस्तान अलग था, लेकिन पुराने लोग तो अभी भी हमारे यहाँ थे ना भाई। जितने हमारे देश की आजादी के लिए लड़े पुराने लोग तो तब भी यहाँ पे थे भाई। पुराने लोग थे कि नहीं यहाँ पे भाई? बूढ़े बच्चे तो थे ना। तो यही कहते हैं कि देश जब दो टुकड़ों में बटा, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, भाई बांग्लादेश उसमें नहीं अलग था, पाकिस्तान अलग, पाकिस्तान अलग हो गया। जब पाकिस्तान अलग हो गया, राज्य तो नया बन गया, राज्य तो नया बन गया, एक भारत नया राज्य बना, भारत नया राज्य बना, लेकिन लोग तो पुराने रहेंगे ना। घर है हमारा, चाचा घर अलग हो गए, हमारा घर अलग हो जाए, घर अलग हुआ है, हम घर को नया बना लेंगे तोड़ फोड़ के, लेकिन पापा मम्मी तो पुराने हैं ना। तो वही कहते इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, यह नया भारत है पुराने लोगों का, और इसके आजाद लोगों ने अपने लिए क्या लिखा है? एक संविधान लिखा है। ठीक है, चलो यहां पे आप देखो, आई कैन ओनली एश्योर यू डैट, आई कैन ओनली एश्योर यू डैट। यहां देखो, आई का मतलब क्या है बच्चे? देखना, ऐसा कंटेंट तुमको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा, गारंटीड कहता हूं। देखो, आई का मतलब मैं, कैन का मतलब सकता हूं, ओनली का मतलब केवल, एश्योर का मतलब भरोसा, यू का मतलब तुमको, डैट का मतलब की। ठीक है, एंटर का मतलब प्रवेश, दिस का मतलब इस, ऑफिस का मतलब पद, इन का मतलब मैं, आई स्पिरिट का मतलब भावना, ऑफ का मतलब काकी के। ठीक है, प्रेफुल का मतलब प्रार्थना पूर्ण, ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता, एंड का मतलब और यहाँ पे क्या, टोटल का मतलब पूर्ण, डेडिकेशन मतलब समर्पण। हैव जस्ट अभी अभी टेकन लिया है, द ऑथ कसम, ऑथ का मतलब की, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? शपथ, कसम, पतम, जो भी आप बोल सकते हो बोल सकते हो। ठीक है, आई होप चीजें आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो बेटा। भले 1 घंटे की क्लास हो, बट 1 घंटे में आप वो लेकर जाओ ना यार, कि मतलब एक बार दिमाग घूम जाए कि यार सर कुछ पढ़ा है हमने। ये नहीं कि आपने प्रोज पढ़ा, प्रोज पढ़ के चले गए। हाँ, हमने, देखो हमें एक कोटा नहीं पूरा करना है पढ़ने का, कि हमने पढ़ा पूरे मोहल्ले में गा दिया, हमारे यहाँ 5 चैप्टर खत्म हो गया, बट 5 चैप्टर में पढ़ा क्या तुमने? मैटर ये करता है बॉस, कि उस 5 चैप्टर में आपने पढ़ा क्या एक्चुअली, व्हाट डिड यू ग्रैब, क्या ग्रैब किया आपने? भले 5 पैराग्राफ पढ़ो, बट वो पढ़ो ना, मजा आ जाए भाई। चलो आगे देखते हैं। पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग लगा हुआ है, एक एक लाइन की वर्ड मीनिंग है, एक लाइन वर्ड मीनिंग, एक लाइन वर्ड मीनिंग, एक लाइन वर्ड मीनिंग, एक लाइन वर्ड मीनिंग, एक लाइन वर्ड मीनिंग। देख रहे हो आप,
सेम सब कुछ, मतलब आप भटक नहीं सकते हो भाई। इसके बाद अगर तुम ये कहो कि सर मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है पढ़ना, तो भाई अब इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कमी है, तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते हो। आप मेहनत, इससे तगड़ा कंटेंट पूरे बिहार के अंदर अगर किसी ने दिया हो तो आप बताना। यूट्यूब पे ये चैप्टर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे ये चैप्टर पड़ा हुआ है, गारंटीड कहता हूं। आप जाके देखना और फिर आप कमेंट करना, ठीक है। बताओ डॉक्टर राधा कृष्णन ने अभी भी क्या लिया है? डॉक्टर व्हाट हैज डॉक्टर राधा कृष्णन जस्ट टेकन, क्या लिया है? तो उन्होंने ये लिया ना, ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत संविधान के प्रति वफादारी की कसम खाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज, यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन नहीं होगा यार, यहाँ पे होगा यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन नहीं होगा भैया, यहाँ पे होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। ठीक है, जाकिर सही कर लेना इसको, डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा यहाँ पे, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, बट आप डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे कर लेना आप लोग, ठीक है। What is special about नहीं, about the constitution mentioned here? कहते हैं यहाँ पे जो संविधान में क्या खास बात है, यहाँ पे जो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, व्हाट इज स्पेशल, क्या स्पेशल है? आधा ले लो ना, व्हाट इज स्पेशल, क्या स्पेशल है? कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो यही तो बताया गया यहाँ पे क्या है कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपेरेटिवली न्यू स्टेट, कहते हैं अपेक्षाकृत नया गणराज्य का संविधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई आई अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसे लोगों की जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो राष्ट्र यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि यार शपथ तो मैंने ले ली है, लेकिन मैं उन लोगों का सदैव रेस्पेक्ट करूंगा, उन लोगों की सदैव रेस्पेक्ट इज्जत करूंगा जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने पूरे के पूरे जीवन को बलिदान दे दिया। मतलब वो जो सहस्त्र शताब्दियों से लाखों सालों से जो लगे हुए थे, जो लोग जुड़े हुए थे इस चीज को लेकर कि वास्तव में अगर आज उन्हें मुझे ट्रिब्यूट करने का मौका मिलता है, राम मंदिर बनता है, तो राम मंदिर में उन लोगों को बुलाया गया जिन्होंने राम मंदिर के लिए लाठियां भी खाई थी, उनके यहां भी काट गया था। तो यहां पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि आज मैं राष्ट्रपति भले बन गया हूं, लेकिन इसमें अगर आज देश आजाद हुआ है तो ऐसा नहीं चंद लोगों से आजाद हुआ, इसके पीछे कितने लोगों ने, नाम नहीं है उनका, अपने जीवन की आहुति दे दी। समझिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। कहते हैं हु का मतलब यहां पे जो, थ्रू अ लॉन्ग मिलेनिया, थ्रू से होकर, लॉन्ग मिलेनिया का मतलब होता है एक लंबे समय से, एक लंबे सहस्त्र शताब्दियों से, एंड थ्रू द कॉपरेशन योगदान के जरिए और डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, विभिन्न विभिन्न जो एलिमेंट्स है, जो विभिन्न विभिन्न तत्व थे, डाइवर्स अलग अलग, डाइवर्स का मतलब अलग, विभिन्न विभिन्न जो प्रकार के जो एलिमेंट्स थे, वो जो जातीय, एथनिक का मतलब जो जातीय तत्व थे, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस, बिना समय को देखे हुए। मतलब क्या, अब आपको मैं बताना चाहता हूं यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेक्युलर वे, ध्यान से देखना, अंग्रेजी सीधी पढ़ेंगे, हिंदी उल्टी निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन वे, अपने अपने जरिए, ऑन पेक्युलर वे, अपने अपने जरिए, यानी कि अपने अपने, पेक्युलर वे का मतलब होता है अनोखे अंदाज में। कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज, एक पुष्ट, एक पूर्ण जो उन्होंने मूल्य रखे, मतलब हमारे देश के ऐसे पुराने लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक लंबे समय से, एक सहस्त्र शताब्दियों से लगे हुए थे, अपने अपने योगदान के जरिए, मतलब देश के वे नागरिक जो अब नहीं है, देश जो है भी, देश के भाषण में कह रहे हैं कि आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ऐसा नहीं आजादी एक दिन में मिल गई, इस आजादी को पाने के लिए कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी। कहते हैं कि वे लोग, याद कर रहे हैं उनको, ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि वे लोग जो इस देश की आजादी के लिए एक सहस्त्र शताब्दियों से लगे हुए थे, एक लंबे समय से लगे हुए थे, अपने अपने योगदान के जरिए, विभिन्न विभिन्न जातीय के लोग, विभिन्न विभिन्न मतलब क्या, आप बहुत डीप में मत जाओ, एथनिक एलिमेंट्स, कहते हैं जो विभिन्न विभिन्न जाति और वर्ग के लोग थे,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपने अंदाज में, इन पेक्युलर वे, अपने अपने अंदाज में इस देश के सपने को साकार करने का प्रयास किया। कैसे? बिना समय को देखे हुए। कहते क्या है, कहते कि अपने अपने अंदाज में, अपने अपने मेहनत से, स्ट्राइवन, स्ट्राइवन का मतलब क्या हो, क्या नहीं, मेहनत से, अपने अपने मेहनत से महसूस किया, अपने अपने मेहनत से, लंबे सदियों से, अपने अपने अंदाज में इस देश की चीजों को पूर्ण करने का प्रयास किया। आज मैं उनको भी नमन करता हूं, वे लोग जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आई प्लेज माई सेल्फ, ध्यान पे देखना, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं स्वयं से कसम खाता हूं, मैं स्वयं से यह वादा करता हूं, टू द सर्विस ऑफ, सेवा की, ऑफ दोज वैल्यूज, उनके मूल्यों की मैं रक्षा करूंगा। मतलब क्या, कि वे लोग जो देश की आजादी के लिए आए चले गए, अगर आपको लगता है कि मैं उनके उस मेहनत को मैं बर्बाद जाने दूंगा, नहीं, कहते मैं उनके मूल्यों की रक्षा करूंगा। कौन से? उन जो हमारे विभिन्न जाति के लोग थे, जो विभिन्न वर्ग के लोग थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति दे दी। फॉर के लिए, दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू में बिकम एडिक्वेट, सॉरी इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। कहते हालांकि सारी चीजें सही है, थ्रू दो, हालांकि सम कंक्रीटलाइजेशन, कहते कुछ ऐसी मजबूत जो महसूस है, ऐसा जो मतलब ऐसे जो रियलाइजेशन है ऑफ वैल्यू, मूल्यों को लेकर, मे बिकम एनिडिक्वेट, एनिडिक्वेट का मतलब होता है, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त हो जाएंगे, विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, समय के साथ साथ। कहते मैं मानता हूं सारी चीजें सही है, लेकिन समय के साथ साथ कभी भी, समय के साथ साथ कभी कभी जो परिस्थितियां होती हैं वो बदल जाती हैं। कभी कभी, कभी कभी ये परिस्थितियां क्या होती हैं, बदल जाती हैं। कभी कभी कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण, जो हमारे जो मजबूत, जो हमारे रियलाइजेशंस होते हैं, जो हमारे चीजें होती हैं, जो यथार्थपूर्ण जो चीजें होती हैं, कभी कभी वो क्या होती हैं, पर्याप्त हो जाती हैं, हम उनको पूरा नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मैं कसम खाता हूं कि मैं इसमें कमी नहीं रखूंगा। द वैल्यू रिमेन इटर्नली वैलिड, कहते जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वह सदैव क्या रहेंगे, वो वैलिड रहेंगे। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर सिविलाइजेशन, एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर, और हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, प्रेसेस फॉर न्यूअर, नए की तरफ बढ़ते रहेंगे, और फ्रेशर सिविलाइजेशन, और नए नए अनुभूतियां अपने अंदर लाते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे कहते हैं व्हाट डज द स्पीकर प्लेस टू डू, यहाँ पे स्पीकर किस चीज की, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, टू सर्व द टाइमलेस वैल्यूज, की मतलब शाश्वत मूल्यों की सेवा करेंगे, उनके जो शाश्वत मूल्य थे। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका आंसर दिया हुआ है, फिलहाल थोड़ा सा आगे देखेंगे इसको हम। ठीक है, चलिए, कहते हैं कि अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा, इसको अंडरलाइन कर लेने। कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, कहते हैं जो हमारा पास्ट वो मरा नहीं, ना ही रुका हुआ है। कहते हैं जो हमारा पुराना समय था, जो हमारा पास्ट है, ना ही वो मरा हुआ है, ना ही वो रुका हुआ है भाई। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, वह क्या है, वह अभी भी जिंदा है और डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब चलायमान है भाई। आज के करोड़ों लाखों सालों पहले गायत्री मंत्र था, पशुपतिनाथ की पूजा थी, हम भी तब भी हम क्या करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, गौ की पूजा, आज भी वही है। फेरोज का मर गया, जो हमारे यहाँ फेरोज आए थे, जो हमारे यहाँ वो पुरानी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, लोग थे, आए थे, चले गए, मर खत्म उनका। हमारे की सभ्यता आज, भारत आज भी अड़ेगा अपनी जगहों पे। एंड is evolved is determining the quality of our present and the prospects of future। कहते हैं हमारा अतीत मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा और चलायमान है, गतिशील है। इट इवॉल्व, जो विकसित हुई है, इवॉल्व जो विकसित हुई है, इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान के, जो हमारे वर्तमान है, हमारे वर्तमान के और हमारे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स, आयामों को लेकर। मतलब क्या है, कहते हैं आज भी जो हमारा क्या है, जो हमारा पास्ट है, वो अभी भी चलायमान है, हमारी संस्कृति चलायमान है। तो आज भी हमारे वर्तमान के गुणवत्ता को लेकर, क्वालिटी ऑफ और प्रेजेंट, हमारे वर्तमान की गुणवत्ता को और हमारे फ्यूचर की, हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में, विकसित करने में सहायक हुआ है। हमारे पास्ट से ही हमारा आज का प्रेजेंट और फ्यूचर जुड़ा हुआ है। किस चीज को लेकर, कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर। हम क्यों इससे भागेंगे भैया,
हम क्यों इससे भागेंगे? अरे हमारा पास्ट ही तो हमारी वैल्यूज है, हमारे पास्ट से ही तो हमारी पहचान है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, समझ में आ रही बात? स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। फिलहाल एक क्वेश्चन तुम बता दो तो मजा आ जाए। फिलहाल पर ये बताओ, देखो इसका देखो वर्ड मीनिंग लगा हुआ है, इसकी वर्ड मीनिंग लगी हुई बच्चा, ठीक है, इसकी वर्ड मीनिंग लगी हुई है। एक एक वर्ड मीनिंग आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से। पास इज नॉट डेड एंड डायनेमिक, हूं द क्वालिटी, मतलब एक एक भाग वन का मतलब है लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, एक एक चीजें, यू विल गेट ऑल द थिंग्स हियर, ठीक है, ठीक है। चलिए, हु इज दैट अबाउट द पास्ट इन द पैराग्राफ, किसने पास्ट के बारे में यहां बताया, बताओ क्या बताया है, बताओ। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या था? पास्ट इज लाइव एंड डायनेमिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखेंगे हम लोग, हाउ डज द पास्ट इंफ्लुएंस अस, हमारा पास्ट हमको कैसे इंफ्लुएंस करता है? जो हमारा पास्ट जो हमको इन्फ्लुएंस करता है, इट हेल्प्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये हमारे परिवर्तन और वही हमारे वर्तमान और भविष्य की गुणवत्ता तय करने में मदद करता है। सारे बच्चों क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों और आगे देखेंगे कि अगला टॉपिक हमारे लिए क्या है, ठीक है गाइस एंड गाइजिनियो। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। जब जीरो दिया मेरे, देखो ये है यहाँ का प्रोनाउंसिएशन, कैसे? थ्रू अ लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू द देखो कॉपरेशन है, देखो जैसे बहुत सारे बच्चे मुंबई को मुंबई पढ़ देते हैं, ध्यान से देख लो, देखो ये बेटा मुंबई है, MUMBAI मुंबई, कुछ लोग इसको मुंबई पढ़ते हैं, गोविंदा वाला, ठीक है, मुंबई, तो बेटा दिस इज नॉट मुंबई, क्या ये? मुंबई, क्या मुंबई? तो ये बेटा कॉपरेशन है, नॉट कोऑपरेशन, मुंबई होता है, मुंबई नहीं होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड timeless absolute values, there are peculiar way to the service of those values for some concrete, ठीक है। आगे देखेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द पैराग्राफ 4। अबाउट होता बेटा, अबाउट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। कैरेक्टर नहीं बेटा, कैरेक्टर होता है, क्या होता है? कैरेक्टर, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ इट्स, जो प्रोसेस है, किसका प्रोसेस? ऑफ इट्स इसका कांस्टेंट लगातार रिन्यूअल, नवीनीकरण का, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, नेशनल कल्चर राष्ट्रीय कल्चर का मतलब संस्कृति, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय 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 प्रतिष्ठा। कहते हैं जो भारत देश है, भारत देश के नवीनीकरण की जो प्रक्रिया वो लगातार चल रही है, चाहे हम बात करें यहां पे नेशनल कल्चर की, चाहे हम बात करें यहां पे हम राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की, मतलब अब चाहे हम देश के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की बात करें या राष्ट्रीय संस्कृति की बात करें, वास्तव में इसके नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है? वो यही इसकी विकास, मतलब भारत देश की जो नवीनीकरण वो इसी दो तथ्यों पर आधारित है। पहला है नेशनल कल्चर, दूसरा क्या? नेशनल कैरेक्टर, यही दो मुख्य आयाम है देश के हमारे। और ये क्या है? लगातार ये बढ़ ही रही है, क्योंकि हम राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति हमारी क्या है, सब कुछ हमारे लिए वही है। और यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट इज द बिजनेस ऑफ एडुकेशन, कि तो यही शिक्षा का व्यवसाय है। देखो अब कुछ लोग इसको गलत पढ़ा देते हैं कि शिक्षा का व्यवसाय यही है, कि यही शिक्षा का व्यवसाय है। शिक्षा का व्यवसाय का मतलब पता क्या है? कि शिक्षा सही मायने में इन्हीं दो चीजों पर आधारित है, अगर राष्ट्रीय संस्कृति है, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, यही इसकी विकास की प्रक्रिया, और यही वो चीजें हैं जो इस शिक्षा को क्या करती है? सरोकार करती, शिक्षा को आगे बढ़ाती है। एज आई सेड, जैसा कि मैं देखता हूं, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, कहते हैं जैसा कि मैं देखता हूं इसके लगातार नवीनीकरण को, एंड आई बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन, शायद
राइटर कहते हैं कि शायद मैं देख रहा हूं, शायद मुझे माफ भी कर दिया जाए, लेकिन That my choice to the high office has mainly, if not entirely, कहते हैं कि सीधे तौर पर, मेनली का मतलब क्या, सीधे तौर पर जो मेरी चॉइस है टू दिस हाई ऑफिस, इस पद के लिए। अब बात पूरी गहराई में समझना, मैं क्या समझना चाहता हूं। राइटर ये कहना चाहते हैं कि तो मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूं, आज मैं देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हूं, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है कि मैं बोलूंगा, लेकिन अगर गलत लगे तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा। तो कहते हैं शायद, जहां तक मेरे को लगता है कि आज मेरा चुनाव इस उच्च पद के लिए हो गया है, आज मैं राष्ट्रपति बन गया हूं, लेकिन यह क्यों किया गया है? यह शिक्षा के लिए लंबे समय से जुड़ने की वजह से किया गया है, क्योंकि मैं शिक्षा के साथ जुड़ा हूं और अपने लोगों के साथ जुड़ा हूं। क्या कि बीन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। क्या लॉन्ग एसोसिएशन मतलब एक लंबा जुड़ाव है एजुकेशन, शिक्षा के साथ, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के साथ। और इसी वजह से लोगों ने मुझे को यहां तक पहुंचाया है। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं या जो भी है, बट मेरे को माफ करिएगा इस चीज के लिए। यहां पे बेटा वर्ड मीनिंग लगी है पूरी, ठाका ठाका आप सब देख सकते हो, देख रहे हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन यही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, बताइए। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। क्या बेटा है? तो बेटा क्या है वो क्या है? टू इंक्रीज इकोनॉमी, टू मिनिस्टर द कांस्टेंट रिन्यूअल ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर, राष्ट्रीय संस्कृति और चरित्र के निरंतर नवीनीकरण का अनुसरण करना। ठीक है, अगला कि व्हाई डज द स्पीकर बिलीव ही हैज चूजन फॉर द हाई ऑफिस, वक्ता को क्यों लगता है कि उसे इसे उच्च पद के लिए चुना गया है? क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग, क्योंकि उसका एक लंबा जुड़ाव है शिक्षा क्षेत्र से। और लोगों को लगा कि अगर यार एक आदमी शिक्षा, देखो जैसे विजय थालापति हैं, तो आप वो भले एक्टर रहे हो, लेकिन कुछ चीजों की बड़ी सही लगती है मेरे को, सही लगती है कि भाई ठीक है, आप आप जनता के लिए हो, अब जनता से ही आप टॉप पे बात कर रहे हो बैठ के, है ना। जनता के लिए तो जनता के लिए काम करो ना भाई। तुम खुद, तुम मतलब यहाँ पे हर एक नेता मंत्री विधायक खुद के लिए काम करना शुरू कर दे। अब बने हैं, अगले साल तो आना है नहीं, चौड़े से खाना पीना है, पैसे जमा कर लेना है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, बाकी जो जो होगा देखा ही जाएगा। आइए, राइटर कहते हैं आई मेंटेन दैट, मेरा मानना है, मैं सोचता हूं कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। क्या जो शिक्षा है इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, ये मुख्य हथियार है, प्रथम हथियार है नेशनल पर्पज। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना। कहते हैं मेरा मानना है जो शिक्षा है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो शिक्षा है वो मुख्य हथियार है। वो क्या बच्चे? वो मुख्य हथियार। को शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। कहते हैं जो शिक्षा है वो मुख्य हथियार है किसी भी राष्ट्र के पर्पस के, राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। एंड दैट क्वालिटी, और यही क्वालिटी है ऑफ इट्स एजुकेशन इज इनकेपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और इसके शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय गुणवत्ता का भागीदार है। शिक्षा की गुणवत्ता क्या होती है? क्या कहते हैं? एंड दैट क्वालिटी ऑफ इट्स एजुकेशन, जितनी अच्छी उस राष्ट्र की एजुकेशन की क्वालिटी होगी, उतनी ही अच्छी उस राष्ट्र की क्वालिटी होगी। थर्ड क्लास की एजुकेशन दोगे, थर्ड क्लास की गुणवत्ता आपके राष्ट्र की होगी। अच्छी एजुकेशन दोगे तो अच्छी गुणवत्ता आपके राष्ट्र की होगी। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है भैया। अब बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब पढ़ सकते हो, आप सभी पढ़ सकते हो इस चीज को। वक्ता के अनुसार राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख साधन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, बताइए। एक एक पैर अगर आपको पढ़ के अगर आप क्वेश्चन आंसर कर ले तो इससे बहुत अच्छी बात क्या हो सकती है? वो एडुकेशन है। क्या है प्राइम इंस्ट्रूमेंट? क्या है बताया था ना, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए वो क्या है? वो एडुकेशन है। एजुकेशन पढ़ लो, एडुकेशन पढ़ लो, बट राइट प्रोनाउंसिएशन एडुकेशन। व्हाट? एडुकेशन। ठीक है, एडुकेशन, एडुकेशन। What is the inescapably involved in the quality of the nation as per passage? कहते हैं कि जो राष्ट्र की गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ द नेशन, पैसेज के अनुसार
इंस्केपेबली इन्वॉल्व, वो क्या है, वो क्या निहित है, क्या शामिल है, किस तौर पर, अनिवार्य, इनस्केपेबली का मतलब अनिवार्य रूप से इन्वॉल्व है, तो क्या है बेटा, वो है। कहते राष्ट्र की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, राष्ट्र की गुणवत्ता बढ़ेगी आपके एजुकेशन क्वालिटी से। राइट आंसर क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है पैराग्राफ 5 की बात करेंगे, बहुत ही प्यार। कहते आई देयर फोर, देखो देयर फोर का मतलब होता है इसीलिए, हमेशा ये क्या होता है सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं, बट इसको आप पहले रखोगे। इसीलिए मैं, आई देयर फोर, इसीलिए उल्टा, इसीलिए मैं, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं स्वयं से कसम खाता हूं, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, कि अपने मैं पास्ट कल्चर की हिफाजत करूंगा। फ्रॉम वेयर सोएवर, चाहे वो कहीं से आई हो, हमारी संस्कृति चाहे कहीं से आई हो, मैं अपने पास्ट कल्चर को लेकर रहूंगा वफादार, इसलिए मैं स्वयं से प्रतिज्ञा करता हूं। फ्रॉम फ्रॉम वो क्या है कि वेयर सोएवर, वेयर सोएवर का मतलब कहीं से भी आई, आई डोंट केयर, भारत में आई तो मतलब आई विल रेस्पेक्ट, इट मे हैव कम, कहते वेयर सोएवर इट मे हैव कम, ये भले कहीं से आई हो, किसी क्षेत्र से आई हो, भारत में है, आई विल रेस्पेक्ट। बाय whom सोएवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूट, भले, अब देखो whom सोएवर आ गया, ये वेयर सोएवर का जगह का नाम है, whom सोएवर किसी के द्वारा, एंड whom सोएवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूट, भले किसी के द्वारा ये हमको योगदान में दिया गया हो, भारत में है, मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, सुरक्षा करूंगा, वफादार रहूंगा। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं स्वयं से कसम खाता हूं, टू द सर्विस ऑफ द, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, मैं स्वयं से कसम खाता हूं कि मैं देश की या भारत की कल्चर की, संस्कृति की पूरी टोटलिटी के साथ, पूरे निष्ठा, समग्रता, समर्पण के साथ उसकी रक्षा करूंगा। जमानत देता हूं, जुबान देता हूं, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं जुबान देता हूं, टू माई कंट्री, अपने देशवासियों को अपनी जुबान गिरवी रखता हूं, अपनी वफादारी के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा रहूंगा, चाहे इरिस्पेक्टिव, बतौर, क्या है, बतौर, चाहे वो धर्म की बात हो या भाषा की बात हो, भाषाई आधार पर, धर्म के आधार पर मैं देश की लोगों की रक्षा करूंगा, बिना परवाह किए मैं किस पद पर हूं, मैं मुस्लिम तो खाली मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी रक्षा करूंगा। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं स्वयं से कसम खाता हूं, टू वर्क, मैं काम करूंगा, फॉर इस इट्स स्ट्रेंथ, इट्स का मतलब भारत है, यहां पे भारत की मजबूती के लिए, प्रोग्रेस के लिए, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण ऑफ इट्स पीपल, भारत, कहते मैं कसम खाता हूं कि मैं भारत के लोगों के लिए काम करूंगा, इनकी समर्पण के साथ लगा रहूंगा, चाहे वो भाषाई आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, धर्म के आधार पर हो, मैं भारत को बढ़ाने के लिए कांस्टेंट मेहनत करूंगा, मैं वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, भारत के लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा, विदाउट डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, विदाउट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भैया बिना भेदभाव किए हुए, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो, चाहे वो कलर के आधार पे हो, चाहे क्रीड के आधार पे हो, चाहे वो मतलब क्रीड का मतलब होता है पंथ के आधार पे हो, मतलब चाहे भैया तुम किस वर्ग किस जात के हो नहीं मतलब, करिया गोरो नहीं मतलब, चाहे तुम किस पंथ के हो हमको नहीं मतलब है, मैं भारत में हो, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, वो भारत की बात सुनाता हूं। यहां पे यही कहते हैं कि मैं भारत से है सम्मान है, भारत से है इज्जत है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द स्पीकर प्लेस टू सर्व विथ टोटलिटी, वक्ता किसकी संपूर्णता के साथ सेवा करने की प्रतिज्ञा देता है, किसके, तो देश की संस्कृति, मतलब द कल्चर ऑफ द कंट्री। अगला है, ये देखो, ये तो हमने लगाया था, अभी आपको दिखाया था, सारी चीजें यहाँ पे है, आप सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, व्हाट, ऑन व्हाट बेसिस, देखो इसका मतलब होता है किस आधार पर, छोटी छोटी अंग्रेजी जानते रहो, विल ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि वह कैसे लोगों के कल्याण की बात, किस आधार पर, तो देखो हम किसी का विकास तब कर सकते हैं
जब हमारे अंदर भेद प्लस भाव ना हो, मतलब विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। ट्रिपल सी कंप्यूटर ऑन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, मतलब क्या, क्रीड, कास्ट एंड कलर। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड पीपल आर माई फैमिली, यही सी लाइन का तो इंतजार था। कहते द होल ऑफ भारत, पूरा भारत, इज है माई, मेरा घर, एंड और इट्स, इसके लोग, आर माई, परिवार। पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार है। द पीपल हैव चूजन, पीपल का मतलब लोग, हैव चूजन, मुझे चूज किया है, टू मेक, बनाया है, मुझे, द हेड, मुखिया, ऑफ दिस फैमिली, परिवार का, फॉर सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए, यानी 5 साल के लिए। कहते हैं पूरा भारत मेरा घर और यहां के लोग मेरा घर परिवार हैं। और क्या कहते हैं, कहते हैं यहां के लोगों ने मुझे चुनकर इस देश के सर्वोच्च पद पर एक निश्चित समय के लिए बैठाया। ऐसा नहीं मैं आजीवन हूं, एक निश्चित समय के लिए बैठाया गया है। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful. It shall be my earnest, कहते हैं यह मेरा कोशिश होगा, it shall be, यह मेरा अथक प्रयास होगा, earnest endeavor, यह मेरा अथक मेहनत होगी, यह मेरी अथक प्रयास होगी, क्या, to seek, मैं ढूंढूं, to make, बनाने के लिए ऐसे ऐसे आयामों को कि जिससे यह घर और मजबूत और सुंदर हो सके। मतलब क्या, या मेरा अथक अर्नेस्ट एंडेवर, या मेरा अथक प्रयास होगा कि मैं भारत देश को, किसी पार्टिकुलर घर की बात नहीं हो रही है, कहते कि मैं इस भारत देश को मजबूत, विशाल, अंदर से दृढ़ बना सकूं। मैं ऐसे प्रयास करूंगा कि भारत की तरफ कोई आंख उठा के देखे तक नहीं, कि भारत के ऊपर एक बार नजर उठाने से पहले पीपल विल थिंक, सैकड़ों बार, लोगों को सोचना पड़ेगा। कितने बार, सैकड़ों बार। ठीक है, चलिए कहते हैं क्या कि वर्दी होप, एक योग्य आशा, फॉर ग्रेट पीपल, महान लोगों के लिए, इंगेज्ड, जुड़ी है, इन द फैसिनेटिंग टास्क, इस खूबसूरत कार्य में, और बिल्डिंग अप अ जस्ट, प्रॉस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ। मतलब क्या, कहते हैं महान लोगों की मूल्यवान आफा जुड़ी है, न्याय संगत के आधार पर, समृद्ध आधार पर, सुखद जीवन बनाने के आधार पर। इसी कार्य में मैं लीन रहूंगा, यही कार्य मेरा है, इसी कार्य में मैं लीन रहूंगा, जिससे देश हमारा और मजबूत और शानदार हो। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द स्पीकर कंसीडर भारत एंड इट्स पीपल एज, वक्ता भारत को, उसके लोगों को क्या मानता है। व्हाट डज द स्पीकर कंसीडर, पीपल कंसीडर, पीपल मतलब स्पीकर समझता है भारत और उसके लोगों को किस रूप में देखता है, अ होम एंड अ फैमिली, एक घर और परिवार के रूप में देखता है। व्हाट इज द स्पीकर्स मेन गोल, स्पीकर, देखो एपोस्ट्रोफियस आ गया, जिसका मतलब होता है बेटा का की के, क्या है स्पीकर का मुख्य लक्ष्य, क्या है, द हेड ऑफ द फैमिली, इस परिवार के मुखिया के तौर पर क्या है। तो क्या, इस घर को मजबूत बनाना, इस घर को और स्ट्रांग बनाना, टू मेक द हाउस स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है, ये देखो बेटा प्रोनाउंसिएशन है, क्या है, ये है PRONUNCIATION, ये है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन को हम भैया क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उच्चारण। क्या बोलते हैं लल्ला, उच्चारण। एक एक उच्चारण यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। आई देयरफॉर प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम व्हाटसोएवर इट मे हैव कम एंड व्हाई whomsoever। देखो एक एक चीज आप मिला के पढ़ सकते हो, कम से कम आज के वास्ते आपको भटकना तो नहीं पड़ेगा कि सर कैसे पढ़ें, सर कठिन वर्ड मीनिंग है, सर कैसे होगा, कठिन वर्ड मीनिंग है कैसे होगा, सर कैसे चीजों को करूंगा, सर हमसे नहीं हो पा रहा है, सर आप ही बता दीजिए ना सर कैसे करेंगे। तो बेटा आज के बाद से बेटा आपको इन सारी चीजों से झंझट हो, मतलब आपकी आज से आपको इन सब चीजों को झेलना नहीं पड़ेगा कि सर हम कैसे करेंगे, है ना, कैसे कैसे करेंगे। तो आज के बाद से इन चीजों से आपको आराम हो गया। ठीक है, आगे की तरफ हम बेटा बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हमारा क्या है। चलो पैराग्राफ बेटा 6 की बात करेंगे। ठीक है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। कहते हैं जो हमारा परिवार है ये बड़ा है और लगातार बढ़ रहा है, एट रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। कहते जो हमारा परिवार है ये बड़ा है, मतलब भारत देश है ये बड़ा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे, इनकन्वीनियंटली का मतलब बहुत असुविधाजनक तेजी से, मतलब 60 करोड़ आबादी, 70 करोड़ आबादी,
100 करोड़ आबादी, मतलब देश हमारा लगातार लगातार बढ़े जा रहा है। वी सेल, हम सभी, विच वन ऑफ अस, हमें से प्रत्येक, हैव टू पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अनस्प्रिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। कैसे? कहते सख्ती से हम सभी को क्या करना पड़ेगा? भाग लेना पड़ेगा। अनस्प्रिंगली का मतलब सख्ती से भाग लेना पड़ेगा हम सभी को बिल्डिंग बनाने के लिए इट्स न्यू लाइफ, इसके नए जीवन को, ईच इन हिज ओन वे, प्रत्येक को अपने अपने तरीके से। मतलब भारत देश बढ़ रहा है, लेकिन भारत देश को मजबूत बनाने के लिए, भारत देश को संवारने के लिए, भारत देश को सुंदर बनाने के लिए हम में से एक एक आदमी को भारत देश के प्रति जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम अपनी तरफ कूड़ा कचरा नहीं करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, कभी थूकेंगे नहीं, कभी मतलब ब्राइब नहीं लेंगे, घूस नहीं लेंगे, अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तब जाके ये देश हमारा सुंदर बनेगा। फिलहाल कहते हैं फॉर शेयर साइज the task ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch। क्या बात कहते हैं? शेयर साइज एक बड़ा टास्क है, बड़ा सा बड़ा हमारे शेयर साइज, बड़े आधार पर हमारे पास क्या है? एक काम है, टास्क है, अहेड, आगे की तरफ, हम में से प्रत्येक के पास, आर सो डिमांडिंग, जो काफी डिमांडिंग है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक जस्ट, कि अगर आपको लगता है कि आप पीछे बैठ के आप इसको केवल वॉच करेंगे, नहीं। कहते हैं हमारे पास, हम लोगों के पास बड़े से बड़ा काम है, और यह आवश्यक नहीं कि हम में से हर एक इंसान इसे देश के निर्माण में, अगर देश में अगर बॉर्डर पे हमला हो जाए तो ये नहीं कि पीछे वाले सैनिक बैठ के बंदूक लेके बैठे हैं, नहीं हम नहीं मारेंगे, गोली बाद में मार, नहीं। हम में से प्रत्येक को समझना पड़ेगा। हम में से ऐसा नहीं कि हम पीछे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा, नहीं, आगे आना पड़ेगा। देश के निर्माण के लिए वी आर द नेशन बिल्डर, हम देश के निर्माण के लिए हमें आगे आना पड़ेगा ताकि हम देश की चीजों को संवार सके। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, फिर से जो देश में हमारी निराशा है उसको आने नहीं, जैसे अंग्रेज से निराशा आ गई थी भैया, अंग्रेजों के आने इस देश में, वो निराशा आने नहीं देने सकते हम। द सिचुएशन डिमांड्स, जो सिचुएशन है हमसे कहती काम कर। अभी आप इंटर में हो, सिचुएशन क्या कहती है? बेटा काम कर। सिचुएशन हमसे यही तो कहती ना, काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो सिचुएशन कहती है काम करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो, मोर एंड मोर वर्क, पीछे मत बैठो, आगे आओ। देश वैसे भी कई सालों तक गुलाम रहा है, पहले मुगल आए, फिर ये अंग्रेज आए, 700-800 साल तक हमने झेला चीजों को, तो इसलिए ठीक है, आओ आगे की तरफ बढ़ो, अपने अपने कर्तव्य को समझो। Why can't anyone afford to sit back and just watch? क्यों हम हाथ पर हाथ रखकर पीछे बैठकर नहीं देख सकते? क्यों? क्योंकि बिकॉज द टास्क अहेड आर टू डिमांडिंग एंड इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे की कार्य काफी बहुत कठिन और क्या है? महत्वपूर्ण है। What does the situation demand from everyone? सिचुएशन क्या डिमांड करती है हम सभी से? क्या डिमांड करती है? तो डिमांड करती है वर्क, वर्क एंड मोर वर्क, ज्यादा से ज्यादा काम, काम 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 काम, और क्या? अधिक काम, ये डिमांड करती बाबू। नेक्स्ट, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, खामोशी से शांत होकर काम करना है। सॉलिड, मजबूती से स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ फॉर आवर पीपल, पूरे तथ्य के साथ सांस्कृतिक जीवन का मजबूत और नित का निर्माण करना है। फिलहाल आगे देखेंगे बच्चा, चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज नीडेड फॉर बिल्डिंग द मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ, किस प्रकार के भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के पुनर्निर्माण के लिए काम होना जरूरी है? किस प्रकार के? इस क्वेश्चन का आंसर आप दे देना। तो सबको पता ना कैसे कैसे कैसे? साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, शांत होकर और ईमानदारी से काम करना है। ठीक है बच्चा, एक सेकंड रुको जरा, इसमें एक चीज मिस हो रहा क्या? पैराग्राफ 7 की बात करेंगे। दिस वर्क एज आई सीट हैज टू एस्पेक्ट। राइटर क्या कहते हैं? यह जो कार्य है एज आई सीट, जैसा कि मैं देखता हूं, हैज टू एस्पेक्ट। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि यहाँ पे दो काम के पहलू हैं, एक आप खुद करते हो तो आप दूसरे से करवाते हो। कहते हैं यहाँ पे दो काम का पहलू है। एक कार्य वो है वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। एक काम वो है जहां पे आप खुद से काम करते हो, ठीक है, और एक काम वो होता है जो आप समुदाय के लिए काम करते हो। एक काम आप खुद के, मतलब मैं अकेले जंग जीतूंगा, ठीक है, जाओ भाई तू बॉर्डर पे। एक होता है जो हम पूरे सोसाइटी के लिए करते हैं। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट फॉर अवर, दोनों फल देने वाले कार्य हैं। मतलब दोनों कार्यों का अपना अपना यूज है, दोनों कार्यों का अपना अपना मूल्य है। मैं मानता हूं सारे कार्यों का क्या बच्चा अपना अपना मूल्य है, लेकिन मेरे बच्चों यहां पे जो राइटर हमको समझाना चाहता है,
यहां जो राइटर हमको समझाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है बच्चा, कहता है क्या कि द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोर डेवलपमेंट एंड फ्री पर्सन अंडर द सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन। यही कहते हैं ना बेटा, यहां पे क्या कहते हैं, यही कहते हैं यहां पे ना बच्चा, क्या कहते हैं बच्चा यहां पे, यहां पे यही कहते हैं कि अगर आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, मतलब अगर आप खुद को संवार रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, इफ वर्क ऑन वन सेल्फ, अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो, खुद के ऊपर खुद को संवारते हो, खुद को सुंदर रखते हो, आगे करते हो, खुद के लिए लड़ते हो, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा, अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन। तो ऐसे में खुद को नहीं, जैसे अगर आप खुद के लिए काम करते हो, अकेले रहकर काम करते हो, सबसे बड़ी चुनौती आती है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आगे क्या होगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जो अकेले उस विकास को संभव बनाने में साथ देगा। लेकिन इट्स इन प्रोडक्ट इज द फ्री मोरल पर्सनालिटी, और इसका अंतिम जो परिणाम होगा वो साफ सुथरी नैतिक व्यक्तित्व। मतलब ये है लल्ला कि अगर आप अकेले, जैसे मान लो कि अगर आप मुंबई गए, मुंबई मुंबई नहीं बेटा, अगर आप मुंबई गए तो मुंबई, इससे मान लो आप पटना गए, प्रयागराज गए, आपको तैयारी खुद करनी है, आपने कहा मैं खुद अकेले करूंगा, मैं दोस्तों के साथ नहीं रहूंगा, तो ऐसे में आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, कंसाइज करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन होगा, और अंत में इसका जो परिणाम आएगा वो बहुत शानदार होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जो भूमिका बनानी है, आपको अपनी एक साफ सुथरी छवि बनानी है, जिससे कि उससे लोग प्रेरित हो सके। आगे देखेंगे गाइस एंड गैजिनियो कहते हैं पैराग्राफ में बताया गया काम के दो पहलू कौन से हैं। व्हाट आर द टू एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ऑफ द वर्क मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में जो वर्क दोनों है वो कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है बेटा, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी। अगला है कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ वर्किंग वन सेल्फ विद सेल्फ इंपोज्ड, क्या है आत्मनिरूपित अनुशासन के साथ साथ स्वयं पर काम करने का अंतिम परिणाम क्या है बच्चा? तो क्या है बच्चा, वो है ऑफ फ्री मोरल पर्सनालिटी। ठीक है, ऑफ फ्री मोरल पर्सनालिटी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे बच्चा। आगे क्या है कि वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पे, कहते हैं कि हम अंतिम परिणाम को अपनी जिम्मेदारी पर नजरअंदाज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो तो ऐसे में कहते हैं कि वी कैन नेग्लेक्ट एंड प्रोडक्ट, अंतिम परिणाम हमारा क्या आता है, जो हमारा अंतिम परिणाम आता है वो क्या आता है, वो आता है कि हमने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली, खुद को हमको अनुशासन में रखना है, हमारी खुद की मोरल अपनी मोरल डेवलपमेंट होगी, खुद की हमारी चीजें होंगी, और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, इसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं कि चलो ठीक है, दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द approximation of the society in which in the privilege to serve to a better, a juster and a moral graceful way life। कहते हैं कि दिस एंड प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन, ये जीवित नहीं रह सकता है स्वयं में, विदाउट, बिना सीकिंग एंड एक्सरसाइज, बिना ढूंढे और एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, बिना खुद पर काम किए हुए, टू ब्रिंग अबाउट, लाने को लेकर, अप्रोक्सीमेशन द सोसाइटी, सोसाइटी में, इट्स ए प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, अ जस्टर, मोर ग्रेसफुल वे टू लाइफ। मतलब क्या, जो अंतिम परिणाम होगा ये अपने आप में तब तक सस्टेन नहीं होगा जब तक हम समाज को समीप लाने के लिए खुद में खोजने और अभ्यास की कोशिश नहीं करेंगे। एक न्याय संगत, एक जीवन के सुंदर आचरणों से गर्व, मतलब भैया अगर समाज को एकत्रित लाना है पहले खुद को खोना पड़ता है, खुद की चीजें जरूरी होती है। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, अकेला इंसान नहीं बढ़ सकता है, विदाउट परफेक्शन, बिना उत्पूर्णता के, विदाउट करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सटेंशन। मतलब अगर आपको लगता है कि आप अकेले सारा काम कर लोगे, आप कर तो लोगे, लेकिन आपके अंदर वो गहराई नहीं आएगी। आप कर तो लोगे, आपके अंदर वो डिपेंडेंसी नहीं आएगी, आप कर तो लोगे, आपके अंदर वो मोरल फाइबर्स नहीं आएंगे, आप कर तो लोगे, लेकिन आपके अंदर वो डीपनेस नहीं आएगी बेटा। ठीक है,
तो बेटा ये पूरा का पूरा इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए सोशल एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, समाज में रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टली एंगेज इन दिस टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। चलो हम लोग पूरे मन से लग जाएं इस काम के दो पहलू, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामाजिक हो। आओ दोनों तरीके से काम करते हैं समाज को आगे बढ़ाने को लेकर, ठीक है। तो यहां पे बेटा राइटर क्या कहता है कि कौन कौन से दो पैराग्राफ हैं, कौन कौन से दो वो पहलू है काम के। तो पहला है इंडिविजुअल और दूसरा क्या है, सोशल। ठीक है बच्चे। पैराग्राफ 8 कहते हैं क्या कि दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेसिफिक फ्लेवर। कहते हैं जो दोनों जो कार्य का जो दोहरा प्रयास है, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे वो सोशल हो, एक तरफ हम अकेले चलते हैं, एक तरफ पूरे समाज को लेकर चलते हैं। तो ये दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे समाज को एक स्पेसिफिक फ्लेवर देंगे, एक विशेष सुगंध दे देंगे। मतलब हमारे समाज में एक नया आयाम आएगा लोगों के बीच में, लोग इन चीजों से सीख कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फॉर द स्टेट, राज्य के लिए, टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। देश के लिए हमें शक्ति का प्रदर्शन या व्यवस्थापन नहीं करना है, बल्कि हमें नैतिकता का व्यवस्थापन करना है। हमें अपने समाज को शक्ति के दम पे नहीं चलाना है, किसके दम पे चलाना है, तो वो चलाना है भैया किसके, नैतिकता के दम पे चलाना है। जितने हम नैतिकवान होंगे उतना समाज हमारा क्या होगा, लल्ला अच्छा होगा। और ये बेटा क्या है, बेटा ये क्या है, ये है बेटा आपका वो उच्चारण, ये है अंतिम पैराग्राफ। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। कहते लोगों, अपने लोगों में बहुत विश्वास है। कहते हैं आई हैव फुल फेथ, मुझे अपने लोगों में पूरा भरोसा है, दैट दे विल ब्रिंग फॉर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूअल टास्क। मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि इस दोहरे कार्य के लिए जो मेरे लोग हैं क्या होंगे, वो क्या होंगे, वे क्या करेंगे इस ड्यूअल टास्क के लिए, वे पूरे संतोषजनक प्रदर्शन के लिए क्या करेंगे, वे शक्ति के साथ मजबूती के साथ आगे आएंगे। मतलब पूरा समझ लो गहराई में कि इस भारत देश को मजबूत बनाने के लिए अकेला इंसान जो काम कर रहा है वो भी, जो पूरे समाज को लेकर चल रहा है वो भी, वे संतोषजनक स्थिति में, मतलब पूरे के पूरे बिना किसी झगड़े लड़ाई के वे सारे इस राष्ट्र को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। मेरा भरोसा है इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू द एनहेंसिंग इंटरप्राइजेस। या मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस जोखिम भरे काम में अपने हिस्से का योगदान करूंगा। मतलब इट इज माई प्रिविलेज, यह मेरा योगदान होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस इंचैंटिंग इंटरप्राइजेस का मतलब होता है इस करामाती कार्य में, इस नए प्रकार के उद्यम में अपना योगदान दे सकूं। ये कौन कह रहा है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं भैया। तो बेटा इस तरीके से ये चैप्टर पूरा हुआ, आपका 9 पैराग्राफ था। 10वें पैराग्राफ में हम ये आपसे क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट डज द स्पीकर फुल फेथ इन। कहते हैं व्हाट डज द स्पीकर फुल फेथ इन, जो स्पीकर है उसका किसमें विश्वास है, वक्ता को किस पर पूरा विश्वास है, पीपल पर, पीपल के शक्ति पर, गवर्नमेंट पर, फॉरेन एड पर, या टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट पर। प्यारे साथियों ये है आपका, ये है क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को क्या करना है बच्चा, आपको कमेंट बॉक्स में, कहां पे, कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों ये कमेंट करके बताना है हमको। अच्छा एक टास्क और है, एक तो ये आप करना कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, दूसरा है बेटा क्लास कैसी लगी। क्या आपको लगा यार पूरे की यूट्यूब पे सर ऐसी क्लास वर्ड मीनिंग के साथ आपने जो दिया मजा आ गया, सर मजबूत हो गई हमारी वर्ड मीनिंग इस चैप्टर को लेकर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बेटा आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत सारी चीजें भी आपको हमको देनी है। और इस सेशन को लाइक करना और दोस्तों तक शेयर जरूर करना एक बार, और बताना कि देखो यार ये देखो मेरे शुभम सर है और इनसे हमारी बात होती है, शुभम सर से हमारे, इसको एक बार पढ़ो। तुमको अंग्रेजी से डर लगता है ना, एक बार शुभम भैया से पढ़ो। मैंने बहुत गहराई में नहीं उतारा आपको, एकदम ऊपर से पढ़ाया है, बहुत ही प्यार से पढ़ाया है, चीजों को छूते हुए निकले एकदम हर एक चीजों को अच्छे से, ताकि ज्यादा आपके ऊपर लोड ना पड़े। ताकि मैं चाहता हूं कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए एटलीस्ट बहुत बड़ा चैप्टर तो 3 घंटे, ऐसे चैप्टर जो 10-12 पैराग्राफ वाले तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हो जाने चाहिए। वो भी आपको मैंने ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराया है, ऑब्जेक्टिव को छूते हुए चले, नहीं तो ये 1 घंटे का चैप्टर था हमारे लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप हमें बताएंगे, ठीक है, काम के कितने पहलू हैं, 2 पहलू हैं। पहला है एक हम खुद अकेले करेंगे, पूरा समाज को लेकर चलेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में गाइस कमेंट करना ना भूलना, क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करना, आपके ऑब्जेक्टिव का सेशन कैसा लगा, ये वर्ड मीनिंग, मतलब मैं चाहता हूं कि आप सभी इस क्लास को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। अगर आप चाहते हो बच्चों कि आपको क्लास तीसरा चैप्टर जो है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, अगर आप चाहते हो कि अ पिंच ऑफ स्नफ की वीडियो ही ऐसे आपको हम दे दें, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करना। क्लास कैसी लगी प्लीज मेरे को एक बार कमेंट करके जो बताना, क्या नया कुछ मिला
कुछ नया मिला कि सर पैराग्राफ पे वर्ड मीनिंग सर ऐसे लाइन से मजा आ गया देख के सर, मतलब उबन बिल्कुल नहीं लगी, अच्छा लगा पढ़ के, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बट आज हमने इसको थोड़ा सा अमूमन देखा जाए बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। तो प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब मोर एंड मोर, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अपने अपने अनुभव को जरूर लिखना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है, कैसा लगा, क्या अंग्रेजी का डर थोड़ा सा दूर हुआ कि नहीं। अगर आप तीसरा चैप्टर चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना। अगर बेटा इस वीडियो पे अगर बेटा आपके 250 कमेंट आ गए हमारे पास कि सर तीसरा चैप्टर प्लीज ऐसे पढ़ा दीजिए, हमारा एग्जाम लगा हुआ है त्रैमासिक का अर्धवार्षिक का, तो प्लीज, तो मैं बेटा 2 दिन के अंदर इसको मैं जरूर से जरूर लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हो सर इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चों क्या करना, आपको SHUBH शुभ AG77 पे मैसेज कर देना, या यहाँ पे जाके ज्वाइन, इसको टच करोगे यहाँ पे ज्वाइन का इंटरफेस आएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम पे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है बेटा शुभ AG, वो कोई गैप नहीं, एकदम साथ लेना, शुभ AG77, ठीक है। सो प्यारे बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत अच्छा लगा इस चैप्टर को पढ़ा के, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़ के। प्यारे बच्चों पहला चैप्टर हमने डाल दिया है, पहला चैप्टर को जाके देखना, 2 घंटे की वीडियो है, 2-3 पैराग्राफ उसमें मिस है, बट पूरा पढ़ाया हूं, पूरा स्टार्टिंग से लेके एकदम 18 पैराग्राफ तक। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है, टोटल जो इसमें पैराग्राफ है वो है हमारे टोटल कितने पता है, 9 कंप्लीट है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर और खुश रहिए आप सभी। और प्लीज कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिएगा, क्योंकि ये कमेंट अगली क्लास को जरूर लेकर आएगा, आपके कमेंट्स पे ही निर्धारित है अगली क्लास आपकी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।